सना मुस्तफ़ा शेखुपुरा की लड़की है। उसको उसकी सास ने हामला थी और उसको जला डाला। का ससुर जो है वो इसके ऊपर बुरी नजर रखता था, नाजेबा हरकतें करता था। इसने अपनी वालिदा को बताया कि मेरा ससुर ये सब कुछ करता है। सबसे पहले तो इसने अपने इसकी जो ननद है वो करती ये है कि अपने भाई मुस्तफ़ा के मोबाइल से मैसेजेस करती है सना के भाई को कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, फौरी घर पर आओ। अब उसका भाई ये समझते है कि मुस्तफ़ा कार है। सास के हाथ में एक गैलन में पेट्रोल होता है जो कि वो उसके ऊपर फेंक देती है, वो ऑलरेडी जल रही होती है। इस सारे वाक़े में इसका शोहर किधर खड़ा है? बाद सना ने अपनी माँ को कहा मुझे नजर आना बंद हो रहा है, मुझे सुनाई कम दे रहा है, मेरे बाबा और मेरे दादा मेरे पास खड़े हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। फुप्पी ने अपनी 3 साला भतीजी को कत्ल कर दिया। उसकी क्या वजह है, ये केस भी हमें बताएं। जो भी रिश्ता आता था, ये जो बच्ची है फुप्पो को मामा कह देती थी। रिश्ते वाले छोड़कर चले जाते थे कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है। 3 दिन बाद ईशा लापता हो जाती है। गुजरांवाला का वाक़या है। 26 साल आमना है, एक वकील के साथ 2 साल निकाह के बगैर रहती है और वकील उसे झांसा देता है कि हम शादी करेंगे। इसको जब गोली लगती है फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके प्राइवेट पार्ट पर गोली लगती है लेकिन ये फिर भी भागती है, वहाँ से रिक्शे पर बैठती है, हॉस्पिटल चली जाती है। 5 दिन ये लड़की। दोस्तों, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो सवाल बनकर हमारे जहनों में सवार हो जाती हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेके आए हैं जिसने सबके दिलों को हिला कर रख दिया। एक 5 माह की हामला खातून जिसको उसकी सास ने जला दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके पीछे क्या कहानी थी, आइए हम जानते हैं क्राइम जर्नलिस्ट एनी राय से। सना मुस्तफ़ा शेखुपुरा की लड़की है, ठीक है। उसको उसकी सास ने हामला थी और उसको जला डाला। तो ये क्या स्टोरी है? तो ये सबसे पहले हम इस बारे में आएंगे। पहले हमें ये बता दें, क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अच्छा, जो सना है ये पहले से शादीशुदा है और ये 2 बच्चों की माँ है। तकरीबन 8 साल इसकी वो शादी चली जो कि इसके घर वालों ने की और उसी शादी में से इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब वो शादी इसकी क्यों ना चल सकी, 8 साल इसने इतनी एफर्ट की उस शादी को चलाने की जो कि पत्तों की में हुई थी। उस शादी में मसला ये था कि इसका जो शौहर था वो नशा करता था, नशे का आदी था और इस हद तक नशे का आदी था कि वो शायद दिन में कुछ लम्हे ऐसे होते होंगे जिन लम्हों में वो होश में आता होगा। अब इसको जिस तरह से ख़वातीन को, लड़कियों को ये कहकर भेजा जाता है कि घर बसाना है और स्पेशली उसके बाद जब आपके घर में बच्चे हो जाएं तो फिर तो आपके सर पर ये एक तलवार होती है कि हर सूरत में आपने अपना घर बसाना है। ये अपना घर बसाने की हर कोशिश करती रही लेकिन मसला वहाँ पर पेश आया जब इसका ससुर जो है वो इसके ऊपर बुरी नज़र रखता था, इसके साथ छेड़खानी करता था, नाजेबा हरकतें करता था। वहाँ पर जाकर इसने अपनी वालिदा को बताया कि मेरा ससुर ये सब कुछ करता है। सबसे पहले तो इसने अपने शौहर को बताने की कोशिश की, बट वो आदमी ऐसा था कि उसका नशा पानी ही उसका वालिद पूरा करता था। तो उस आदमी को गलत कहना तो वो उसके लिए नुकसान था। बारहा बार अपने शौहर को कहती रही कि अपने बाप को समझाओ, तुम नशे में होते हो, वो मेरे साथ छेड़खानी करता है, मुझे तंग करता है। लेकिन शौहर ने इस बात पर बिल्कुल कान नहीं धरे। अब मुसीबत उस बेचारी के लिए ये पेश आई कि उसकी सास का इंतकाल हो गया। अब घर में बचा उसका शौहर जो कि नशे में रहता था और उसका ससुर और सना और उसके 2 बच्चे। 2 बच्चे अभी उम्र के इस हिस्से में नहीं है कि वो माँ को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ससुर बिल्कुल आज़ाद हो गया। उसकी बीवी तो गई दुनिया से, जो एक दीवार की तरह शायद खड़ी थी। अब ससुर जब आज़ाद होता है तो वो सना के साथ जो हरकतें पहले थोड़ी ढकी-छुपी करता है वो खुलेआम करने लग जाता है। तो सना ने इस वाक़या अपने सास को बताया? सास तो दुनिया से चली गई ना, नहीं, शौहर को बताती थी, शौहर को सिर्फ बताती शौहर थी, को सास को बताती नहीं थी, बताती। सास को नहीं बताती थी। शौहर को बताती थी कि ये मामला था, शौहर नशे में रहता था। अब जब सास भी दुनिया से चली गई और उसको पता था कि मेरा शौहर होश में नहीं है और ये किसी भी वक्त में ऐसा कुछ भी कर सकता है, अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ को सारा मामला बताती है। माँ जब देखती है कि मेरी बेटी वहाँ पर उसकी इज्जत महफूज नहीं है और शौहर इस काबिल नहीं है कि मेरी बेटी की इज्जत को महफूज कर सके, तो इन मामलात में इनकी आपस में अलहदगी हो जाती है। अब अलहदगी के बाद दोनों बच्चे सना के पास हैं, एक बेटी है तकरीबन 1.5 साल की और एक बेटा है इसका। अब जब फैसला बच्चों पर आता है तो जो इसके घर वाले हैं, यानी कि जो इसका शौहर और इसका ससुर है, वो बेटे को ले जाते हैं। ये अदालती फैसला होता है, वहाँ पर लिख कर दिया जाता है कि बेटा हमारे पास रहेगा और बेटी, हालांकि बेटा भी अंडर एज था, अभी बेटा भी माँ के सुपुर्द करना ठीक है। चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बेटी को लिख कर दे दिया गया और बेटी की सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सना पर डाल दी गई। अभी इनकी जो अलैदगी है उसको तकरीबन 8 माह का अरसा गुज़रा था। उस 8 माह के अरसे के बाद ये प्रपोज़ल आता है मुस्तफ़ा का। अब ठीक है। मुस्तफ़ा जो है वो इनके मोहल्ले का ही है, लेकिन थोड़ा दूर है घर। इनका रिलेटिव नहीं था। रिलेटिव नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अननोन पर्सन है, घर थोड़ा दूर था। मेबी कि उसने सना को कहीं देखा हो, कोई पसंदगी का ठीक है। मामला हो। मैंने उसकी वालिदा से ये सवाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्ता भेजा, ठीक है। हम लोगों ने हाँ कर दी, देखभाल के। अब ये लोग जो इसकी माँ है मुस्तफ़ा की, वो पठानी है, पठान है ये। ठीक है। तो शादी हो गई, 5 माह शादी को हुए और अभी 4 माह की हामला थी वो, ठीक है। ठीक है। इनकी जो माँ है सना की, उसके बकौल रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। मुस्तफ़ा एक बहुत अच्छा लड़का है और शादी जो है बहुत अच्छे तरीके से निभ रही थी। सना आती थी, अपनी माँ को मिलती थी। जो इसकी बेटी है पहली, ठीक है। वो माँ के पास थी। बेटी माँ के पास छोड़ के अपनी बेटी से मिलने आती थी, ये तमाम तर मामला थे। अब सना की उम्र तकरीबन 26 साल है और इसका एक भाई है जुड़वा, वो भी 26 साल का है। ठीक है। दोनों जुड़वा बहन-भाई हैं। इसकी एक ननद है मुस्तफ़ा की बहन, ठीक है। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। उसकी शादी नहीं हुई। उसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है। अब वो पसंद करती है सना के भाई को, सना के भाई को पसंद सना के करती है। भाई को पसंद करती है और इस ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है कि वट्टा-सट्टा कर लिया जाए। ठीक है। वट्टा-सट्टा समझती हैं कि एक बहन दे ठीक दो है, और सही है। एक बहन ले जाओ। वट्टा-सट्टा कर लिया जाए। इनकी जो माँ है सना की, वो इस रिश्ते के खिलाफ होती है। वो कहती है ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं, हमने एक बेटी दी है, मेरा बेटा भी इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इनका वालिद का भी इंतकाल हो गया, तो वो घर में कमाने वाला है, फिर बहनों की एज शादी करने डिफरेंस भी वाला। देख लें आप। हाँ, एज डिफरेंस भी है। चलो हम इस पे नहीं पॉइंट करते कि जी उम्र में लोग कहते हैं क्या रखा है, इस तरह के मामला। अब वो इसकी जो ननद है वो करती ये है कि अपने भाई मुस्तफ़ा के मोबाइल से मैसेजेस करती है सना के भाई को कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ौरी घर पर आओ। अब उसका भाई ये समझते है कि मुस्तफ़ा कर है, ठीक है। मुस्तफ़ा बन के ही करती है। वो फ़ौरी पहुँचता है, घर में कोई नहीं होता। ठीक है। अपनी मोहब्बत का इज़हार करती है, उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है कि ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मेरी बहन का घर है, ये मेरी बहन का घर रहेगा और इस रिश्ते की वजह से या इस तरह की किसी बात की वजह से मेरी बहन का रिश्ता ख़राब ना हो या वो घर टूटे ना। वो ख़ैर इस बात को ज़िद, इस बात को अना का मसला बना लिया जाता है और सना की सास की इस मामले में अब एंट्री होती है और वो बस ज़िद हो जाती है कि हर हाल में मेरी बेटी का रिश्ता लो। अब इस रिश्ते के चक्रों में वो लालच देती है कि भई आपको मैं मोटरसाइकिल भी दूँगी, आपको मैं रहने के लिए जगह भी दूँगी और इसको कारोबार भी करवा कर दूँगी। इनकी माँ जो है वो मुसलसल इनकार करती है, जो इसका भाई है वो मुसलसल इनकार करता है, नहीं पसंद, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक रिश्ता ही है, रिश्ते से ही इनकार किया, ये तो कोई हमारे मुआशरे में इतनी बड़ी देखो बात बड़ी नहीं है। बात नहीं है, नॉर्मल बात है। पसंद-नापसंद का इख्तियार तो लड़के को भी होना चाहिए और लड़की को भी होना चाहिए। अब इनकी एक छोटी बहन है, सना की छोटी बहन का रिश्ता तय पाता है। माँ जो है इनवाइट करती है रिवाज के मुताबिक कि आपने, आपके तमाम तर घर वालों ने आना है, जिस पर सास जो है उसको मौका मिलता है कि अभी तो ये फ़ायदा होगा कि मैं इनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाऊँ। फ़ौरी तौर पर इनकार करती है, वो कहती है ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा बेटा भी आप लोगों के घर की किसी खुशी और किसी गमी में नहीं आएगा, जब तक कि आप मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लेते। दोनों माँ-बेटे उठते हैं और चले जाते हैं सना के घर। सना की माँ और उसका भाई जाते हैं, 2 से ढाई घंटे मिन्नत की जाती है, तरले किए जाते हैं कि आप मान जाएँ, ये रिश्ता नहीं हो सकता। इस शादी के बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। सास कहती है आज यहाँ पर रिश्ते की हामी भर के जाओगे, रिश्ता आएगा तो जाना, रिश्ता वरना नहीं मेरी जाना। बेटी के साथ कर जाओगे। आज तुम लोग यहाँ पर ओके करोगे, फिर हम आगे का सोचेंगे कि हमने क्या करना है। खैर बहुत, वो जो लड़का है इसका भाई, वो शरीफ बच्चा है बेचारा, वो पैरों में पड़ जाता है अपनी बहन की सास के। वो कहता है कि अभी हमारे मतलब जो हमारे घर में जो वक़्त चल रहा है, मेरी बहन की शादी है, आप इस तरह से इश्यू मत बनाएँ और आप किसी न किसी तरीके से आ जाएँ। उनको धुतकारती है, उनको कहती है जाओ दफ़ा हो जाओ। वो चले जाते हैं, बहन वहीं पर होती है, सना वहीं पर होती है, उसको सना को भी कहती है, जाने नहीं देते। सना को भी नहीं जाने देती। वो कहती है जाएगी ना तो ये हमेशा के लिए जाएगी, वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी, मेरे घर के दरवाज़े बंद हैं और मुस्तफ़ा को नहीं मैं जाने दूँगी। वो चले जाते हैं ये सोच के कि चलो 2 ढाई घंटे हम लोगों ने इतनी मिन्नत की है, इतनी रिक्वेस्ट की है, शायद इसका दिल मोम हो जाए। अब वो जाते हैं तो सना को कहती है कुछ देर बाद कि मुझे चाय बना के दो। वो कहती है अम्मी आपने तो कभी चाय नहीं पी, आप तो कहवा पीती हैं। चाय, ये मैंने आपको बताया पठानी है तो ज़ाहिर है वो चाय कम पीते हैं, वो कहवा वगैरह पीते हैं। ऐसे ही है। वो कहती है आप तो कहवा पीते हैं। कहती है तुझे मैंने कहा तू चाय बना दे मुझे। वो किचन में जाती है, वो जैसे ही चूल्हा ऑन करती है, आग जो है एकदम ब्लास्ट होती है।
उसके कपड़ों को लगती है। किचन से भागकर आती है चीखती हुई कि मुझे आग लगी। सास के हाथ में एक गैलन में पेट्रोल होता है जो कि वो उसके ऊपर ऐसे करके फेंक देती है। वो ऑलरेडी जल रही होती है। ठीक है। उसके ऊपर पेट्रोल डाल के अंदर कमरे में जाती है, दरवाजा बंद। ननद जो है वो छत पर, ठीक है। कोई सना की आवाज नहीं सुन रहा। उसका शोहर किधर होता है? शोहर घर पर नहीं होता, काम पर होता है। ठीक है। ये अगले दिन की बात है। वो रात तो वो चले गए ना उसके माँ और भाई। अगले दिन की ये बात है। अब वो चीख रही है, पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा है। जिस एरिया में उनका घर है वहां पर साथ वाले घर में पटाखा भी बजे ना तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए। वो ऐसी जगह है। वो ये नहीं कि वो कोई कनालों के घर में रहती है और अंदर आखिरी कमरे में वो जल रही है और किसी को पता नहीं। अब वो गैराज में घर के जल रही है और पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा है। सास घर में मौजूद है, ननद घर में मौजूद है, लेकिन मजाल है कि कोई सुने। लोग बाहर से दरवाजा पीट रहे हैं कि दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। लोग चीख रहे हैं कि आपकी बहू जल रही है, आपकी बहू जल रही है, लेकिन जलाने वाला जब जलाने वाला अपने नहीं हो आता। उन्होंने क्यों बचाना है। फिर एक लड़का दरवाजा क्रॉस करता है, दीवार फलांगता है और घर के अंदर आके गेट खोलता है। बचाने की उसको कोशिश करते हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में तकरीबन 85% जो है सना जल जाती है। ठीक है। अब वो सवाल करते हैं कि आपको शोर नहीं सुनाई दिया? हम पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया बाहर, आपका गेट नॉक कर रहे हैं, हम चीख रहे हैं, आपकी बहू घर के अंदर चीख रही है गिराज में, आपको शोर नहीं सुनाई दिया? एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी। ननद छत पर एंजॉय कर रही है, उसको पता है मेरी नीचे भाभी जा रही है। इसके घर वालों को भी इतला दी जाती है, पुलिस को भी इतला दी जाती है, रेस्क्यू को भी इतला दी जाती है। पुलिस आ जाती है जनाब, इसको लेकर फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में ये स्टेटमेंट दी जाती है कि सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर फटा जिसकी वजह से। अब आपको पता है सिलेंडर जिस घर में ब्लास्ट हुआ साथ 4 घर का सर लेकर जाता है। पूरे मोहल्ले में पता चलता पूरा होगा। मोहल्ला हिलता है और वो सिर्फ उस घर में नहीं, वो साथ और 4 घर का ऐसे ही सर है। लेता है। अब ये ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था जिसमें सिर्फ सना जली है, ना तो घर की दीवारों को कोई नुकसान हुआ, ना ही किसी और चीज ना को सास को नुकसान कुछ हुआ। हुआ, ना कुछ ननद नहीं को कुछ हुआ, हुआ। ना ननद को, वो ऊपर छत पर है, सास अंदर कमरे में, और सिलेंडर के ब्लास्ट की आवाज भी नहीं आई उनको। ये ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। अब जब डॉक्टर उसका मुआयना करते हैं तो उनका पेट्रोल के उसकी बॉडी पर पता लग जाता है कि इसकी बॉडी पर पेट्रोल के मेडिकल रिपोर्ट हाँ सैंपल्स हैं। तो ठीक है। वो कहते हैं कि ये तो सिलेंडर नहीं है। और जिस तरीके से उसकी स्किन जल चुकी थी, स्किन मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने उस लड़की की वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं, उसकी सिर्फ हड्डी रह गई थी। और वो इतनी तकलीफ दे थी, वो इतनी तकलीफ दे थी कि हम आम शख्स जो है, मैं समझती हूँ कि वो उन चीज़ों को नहीं देख सकता, नहीं देखा जा सकता। उसकी माँ के मोबाइल में थी, मैंने उसकी माँ ने मुझे तकलीफ में आकर ना मुझे दिखा दी। कहती बेटा ये देख तू, मेरी 7 दिन वो लड़की जिंदा रही है और 7 दिन तक वो लड़की खाती पीती रही है इस कंडीशन में। उसने अपने बच्चे की डिलीवरी की है जो कि 4 माह का था, ठीक है। और उस बच्चा जो ज़ाहिर है 4 माह की हामला थी, वो बच्चा अभी वो उस कंडीशन में तो नहीं था कि वो मुकम्मल बच्चा होता, लेकिन वो जिस तरीके से उसको डिलीवर किया गया वो बच्चा नहीं था, वो कोयला था। मैंने उसकी तस्वीर देखी, वो मुकम्मल जला हुआ कोयला। एक पीस था जो कि उसकी बॉडी से निकाला गया और उसको बच्चे की सूरत ही थी। वो कल को और पूरा वक्त उसका होता तो वो एक बच्चे की सूरत इख्तियार करता, लेकिन वो जिस तरीके से रखा गया और वो उसकी तस्वीर उसकी माँ ने दिखाई तो मैंने उसकी माँ के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा आप बंद कर दें इसको, आप इन चीज़ों को डिलीट कर दें अपने मोबाइल से। आप जब जब देखेंगी आपको तकलीफ होगी। तो उसकी माँ जिंदों में शुमार नहीं होती, उसकी माँ। ऐसा ही। अच्छा, इस सारे वाक़े में इसका शोहर किधर खड़ा है? मुस्तफ़ा आया हॉस्पिटल में, मुस्तफ़ा डे 1 भी आया। मुस्तफ़ा के ऊपर उसकी माँ ने पर्चा ही नहीं करवाया। उसकी माँ ने एफआईआर में मुस्तफ़ा को नामज़द नहीं किया था, उसकी सास को और उसकी ननद को किया था। सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब मुस्तफ़ा जो है वो 1 दिन आया, 2 दिन आया। जब मुस्तफ़ा डेली बेसिस पर आ रहा था और सना को एक ही चीज़ पर प्रेशराइज़ कर रहा था कि तुम अपना बयान बदलो, तुम ये बात करो कि तुम्हें आग खुद से लगी है। अब डॉक्टर्स को उसके मेडिकल में पेट्रोल मिल गया, ठीक है। फिर दूसरी बात पर आ गए कि कहो कि तुमने खुद से खुदकुशी की कोशिश की है। अब ये लड़की जिसने 8 साल एक ऐसे घर में गुजारा किया जहां पर ससुर भी तंग कर रहा है, जहां पर शोहर एक गलीज आदमी निकल आया, वहां पर ये लड़की दिल बर्दाश्ता नहीं हुई। वो कहती मैं कैसे कह दूं कि मैं दिल बर्दाश्त हुई हूँ। एक हाँ, उसने ये बयान नहीं दिया। वो इशारों में बात करती थी या लिख कर, वो बोल नहीं सकती थी। और उसकी ये जो भी उसकी जिस्म की हालात थे, वो अल्लाह रहम करे, उसके ऊपर रहम करता। लेकिन अब उसकी जब आखिरी बार ये मुस्तफ़ा उसके कमरे में आया और वो गया ना वापस, वो बात मुस्तफ़ा और सना के दरमियान में है।
कि वो क्या कहकर गया। या तो उस बात का अल्लाह को पता है, या उस बात का मुस्तफ़ा को पता है, या उस बात का सना को पता था। वो जैसे कमरे से गया है, सना की सांसें उखड़ने लग गई हैं। सना ने अपनी माँ को बुला के कहा ये अब यहाँ पर ना आए, यानी अपने शोहर का कहा है कि ये अब यहाँ पर ना आए। और उसके कुछ ही देर बाद सना ने अपनी माँ को कहा मुझे नजर आना बंद हो रहा है, मुझे सुनाई कम दे रहा है, मेरे बाबा और मेरे दादा मेरे पास खड़े हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों को हमारे बड़े भी कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वही आपको अपनों को लेने के लिए आते हैं। ये एक ज़ाहिर है मिथ बनी हुई है। तो उसने इस तरह की बात की जो कि उसकी वालदा ने कहा, और उसके चंद ही लम्हों में सना जो है इस दुनिया से चली गई, वो तमाम चीज़ें साथ लेकर। अब उसकी 1.5 साल की बच्ची है जो माँ 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 करती है, उसको माँ नज़र नहीं आती। बाप उसका पहले छोड़ के जा चुका है, लिख कर देकर जा चुका है कि ये बेटी आपकी है, बेटा वो लेकर चला गया है। वो माँ जिसने 26 साल अपनी बेटी को पाला, जिसने एक बार शादी की घर नहीं बसा, दूसरी बार शादी की तो बेटी नहीं बसी, बेटी नहीं बची। माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी। और वो बेवा माँ है, उसका भाई कमाता है, और एक ये रिश्ते का मामला था, कोई जहेज का मामला नहीं था। और जहेज का मामला तब हो सकता था जब ये वाकई में लालच दे रही थी, मोटरसाइकिल दूंगी, कारोबार करवा के दूंगी, तुझे प्लॉट लेके दूंगी, तब हो सकता था। लेकिन ये तो खुद से प्रपोजल भेजा गया और माँ ने ये सोचकर शादी कर दी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। नहीं बस सका, बेटी ही ना बची तो घर क्या बसना था। ये तकरीबन 6 माह की शादी थी जिसका इख्तिताम जो है वो इतना दर्दनाक। ठीक है। अच्छा, मेरे हिसाब से उसकी जो सास थी उसके ऊपर 2 केसेस होने चाहिए थे, एक बिल्कुल सना के कत्ल का, बिल्कुल, और एक उसके एक बच्चे का। और ये जो अभी दुनिया में आया ये भी नहीं मेंशन है। किया गया, ठीक ये है। एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि वो हामला थी। और जाहिर है जिस माँ ने इस तरीके से बेटी की तस्वीरें ली हैं, वो तस्वीरें सिर्फ उसकी माँ के मोबाइल में हैं। वो तस्वीरें ना तो हम चला सकते थे, ना हम जाहिर है ले सकते थे। वो बहुत हौसले की बात है उनको देखना, उनको महसूस करना कि भाई एक लड़की के साथ क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी माँ ने कहा, यानी कि सना की सास ने, इसने पेट्रोल डालकर खुद पर आग लगाई है। उसकी माँ का ये बयान था कि अगर मेरी बेटी ने खुद पे पेट्रोल डाला है, हम अपनी ही बात करते हैं, मैं अपने ऊपर कोई चीज़ डालती हूँ तो मेरे सर से पैरों की तरफ जाएगी, ना कि पैरों से ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है ना। अब सना की यहाँ तक बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी, लेकिन इससे नीचे उसके पाँव पर एक भी निशान नहीं था जलने का। सफ़ेद पाँव उसके, खूबसूरत लड़की थी और उसके पाँव बिल्कुल सफ़ेद। और उसकी माँ ने कहा कि अगर मेरी बेटी ने पेट्रोल डाला वो पैरों तक क्यों नहीं आया। और ये वाकई एक ऐसा पॉइंट था जो पुलिस को उठाना चाहिए था। उसकी माँ ने कहा पेट्रोल पैरों तक क्यों नहीं आया, यहाँ पर आकर वापस हो गया था क्या। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए बेटे का घर उजाड़ दिया, बेटे का और घर अब भी ये उजाड़ देखें दिया। पहला घर में पहली खुशी है, पहली खुशी थी। ठीक है, पहली, यानी बेटा मुस्तफा की तो ये मुस्तफा पहली की शादी खुशी थी। है ना। हाँ, तो देख रहे हैं सिर्फ एक घर बसाने के लिए उसने दूसरा घर उजाड़ दिया, और एक माँ ठीक की है। गोद भी उजाड़ दी, माँ की गोद उजाड़ माँ, दिया। और एक बेटी को माँ से महरूम भी कर दिया। उसकी एक छोटी बेटी है 1.5 साल की, उसको माँ से महरूम भी कर दिया। उसने सिर्फ एक घर नहीं उजाड़ा, उसने बहुत कुछ बर्बाद किया। अब सास गिरफ्तार है, सास पुलिस की और हिरासत ननद में, ननद भी पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन ननद को छोड़ दिया गया। आपको पता है कि हर चीज़ की एक अलग अलग इम्प्लीमेंट होता है कि इसका कसूर कितना था, इसका कसूर कितना था। तो जो सज़ा मारने वाले की है वो प्लानिंग में शामिल होने वाले की मुख्तलिफ है। तो इसकी ननद को छोड़ दिया गया था, लेकिन सास का प्रेशर था कि मुस्तफ़ा को भी अब शामिल तफ्तीश किया जाए। जो ऐसे ही आखिरी अगर बार, मुस्तफा टाइम पे पहले ही अपनी वाइफ के लिए हाँ, स्टैंड ले लेता तो स्टैंड ले कभी भी लेता। ऐसा वाकया हाँ, ना तो होता। अब उसकी वालदा का ये बयान था कि मेरे जो दामाद है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और हम लोगों को जो है इंसाफ दिया जाए। जाहिर है हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करते हैं देखने वालों को, इदारों को, कि इसके लिए कोई सख्त से सख्त कानून बनना नहीं, एक्शन चाहिए। तो होना हाँ, चाहिए। ये जो ससुरालियों का जो मामलात है ना, ये आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना तो सना पहली है, ना ही सना आखिरी होगी। तो हम ये अब सदियों से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। हम लोगों की भी जितने हम लोगों ने केस रिपोर्ट किए हैं उसमें यकीन करें 60% केस तो यही है कि ससुरालियों ने मार दिया, जला दिया, काट दिया। तो जब तक इस पे कोई एक्शन नहीं होगा ये लड़कियां ऐसी जाती रहेंगी और टुकड़ों की सूरत में और मैयतों की सूरत में घर वालों को मिलती रहेंगी। अच्छा मैम, अब हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे बड़ों ने या कोई ना कोई कहता आता है कि फुप्पियाँ बहुत बुरी होती हैं। तो आज का केस है वजीराबाद का, ठीक है। फुप्पी ने अपनी 3 साला भतीजी को कत्ल कर दिया है। उसकी क्या वजह है, ये केस भी हमें बताएं। अच्छा, फुफियाँ कितनी बुरी होती हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। ये वजीराबाद का केस था। 3 साला इशा जो कि फुफ्फी के हाथों जो है इस दुनिया से चली गई। अब मसला ये था कि ये जो इशा बच्ची है इसके वालिद ने 3 शादियां कर रखी थी। 3 शादियाँ 3 शादियां की थी। पहली शादी की बीवी का इंतकाल हो गया,
दूसरी शादी की, उसमें से ईशा की पैदाइश हुई और तलाक हो गई। ईशा को सुपुर्द किया अपनी दादी और फुप्पो के, ठीक है। और उसके बाद तीसरी शादी की, उसमें से 2 बच्चे हैं और जिस घर में इसकी माँ यानी कि फुप्पो और दादी रहती हैं, उसी घर के अपर पोर्शन में जो ईशा के वालिद हैं वो अपनी तीसरी बीवी के साथ 2 बच्चों के साथ रहते हैं। अब ये क्योंकि दूसरी माँ में से थी और इसकी माँ भी साथ नहीं थी, तो इसकी माँ जो है वो बन गई दादो और फुप्पो। ये होता चला आ रहा है कि इस तरह के मामलात में बच्चों को दादो या फुप्पो ही संभालती हैं। संभालना भी बनता है, अगर माँ के पास चले जाएं तो खाला ही संभाल लेती हैं। अब ये फुप्पो संभाल रही थी और फुप्पो की अटैचमेंट भी बहुत थी। फुप्पो जाहिर है प्यार करती थी, तो बच्ची फुप्पो को मामा कहती थी ना। 3 साल की बच्ची को तो अभी नहीं पता कि फुप्पो ज्यादा अच्छी होती हैं या खाला ज्यादा अच्छी होती ये है। भी नहीं पता उसकी मामा कौन है। उसकी मामा कौन है। उसने तो अपनी फुप्पो के रूप में मामा को देखा होगा। वो हर वक्त अपनी फुप्पो को ही माँ कहती थी या दादो के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इस एज में आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते होते हैं वही आपके लिए कुल कायनात होते हैं और वही आपके लिए सब कुछ होते हैं। अब फुप्पो की उम्र जो थी तकरीबन 25 से 26 साल है और फुप्पो की शादी की उम्र है। फुप्पो के रिश्ते आ रहे हैं, फुप्पो के रिश्ते जा रहे हैं, लेकिन फुप्पो का रिश्ता हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा? जो भी रिश्ता आता था, ये जो बच्ची है फुप्पो को मामा कह देती थी, ठीक है। रिश्ते वाले छोड़कर चले जाते थे कि ये लड़की पहले से शादीशुदा है, हालांकि ये बहुत बड़ी जहालत है। ये वजह कोई ऐसी वजह नहीं है। आप इस चीज पे पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, मोहल्लेदारों को पता होता है इस तरह की कोई आपके दिल में खदशा है, सबसे बड़ी गवाही तो मोहल्लेदार होते हैं कि भाई ये लड़की शादीशुदा है, ये बच्ची कहाँ से आई है, क्या मामला है। एक रिश्ता हुआ, होने के करीब था, खत्म हो गया। इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बच्ची इतनी अटैच है, मामा मामा कर रही है, तो ये यकीनन इसी की बच्ची है। दूसरा रिश्ता हुआ, तीसरा रिश्ता, रिश्ते वाले आए और ये जो बेचारी फुप्पो है ना, ये हर बार अपनी माँ को कहती थी कि मेरे जब रिश्ते वाले आए ईशा को मत लाया करो, ईशा को छुपा दिया करो, किसी कहीं भेज दिया करो, ऊपर भेज दिया करो, ईशा को मत लाया करो। लेकिन नहीं हो पाता था, ईशा घूम फिर कर आ ही जाती थी। शायद ईशा के भी नसीब ऐसे थे कि उसने घूम फिर कर आना ही था। तीसरा रिश्ता आया और रिश्ता जो है तकरीबन फाइनलाइज होने ही वाला था, करीब था कि तमाम तर चीजें जो है तय पा रही थी। उतनी देर में ईशा आती है कमरे में, फुप्पो को कहती है मामा मामा मामा। बच्चे जैसे मजाक में, चोंचलों में, लाड में अपनी माँ को बुलाते हैं। अच्छा, अब फुप्पो ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा और रिश्ते वाले तो हक्का बक्का होके देखेंगे कि ये क्या। वो कहते हैं हमारा बेटा जो है वो तो शादीशुदा नहीं है, हमारे बेटे की तो शादी नहीं हुई, आपकी बेटी की शादी भी हुई और उसकी एक बच्ची भी है। माँ कहती है कि भाई ये इसकी बच्ची नहीं है, ये मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की दूसरी शादी में से ये बच्ची है, उसकी तलाक होगी, ये बच्ची हमारे पास है। वो कहते हैं आप लोग तो हैं ही झूठे, इसकी बेटी है, इसको मामा क्यों कहा है उसने, इसको फुप्पो क्यों नहीं कहा। वो कहती है कि क्योंकि 3 साल उसकी उम्र है, ये इसको संभालती है, प्यार करती है, लाड करती है, तो वो मामा कहती है, वो मुझे भी माँ कह लेती है, उसको भी माँ। अच्छा, इस बात पे रिश्ता खत्म करना ये वाकई में जहालत थी और ये वाकई में किसी को तकलीफ देने वाली बात थी कि ये आप पूरी तफ्तीश कर सकते थे, लेकिन नहीं की। वहीं से उठते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, आपकी बेटी तो शादीशुदा है, पता नहीं क्या मामलात हैं, कब से शादीशुदा है, क्यों शादी टूटी, क्या हुआ, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। रिश्ता वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। तीसरा रिश्ता इस बच्ची की वजह से खराब हो गया, खत्म हो गया, होने से पहले ही खत्म हो गया। फुप्पो शदीद गुस्से में है, शदीद गुस्से में माँ को बोलती है रोकिया सी कि एनू ना लेके आ, रोकिया सी एनू किधर दूर रख दे। माँ कहती है कि बच्ची है, चल छोड़ दे, अगली बार कुछ और तरीके से कर लेंगे कुछ वो। लेकिन फुप्पो के दिल में ये बात जो है घर कर जाती है कि भाई इसकी वजह से मेरी जिंदगी जो है आगे नहीं बढ़ रही, या मैंने सारी जिंदगी इसी को संभाला। माँ से लड़ाई करती है, गिला करती है। भाई खुद तो तीसरी शादी करके 2 बच्चे पैदा करके ऊपर बैठा हुआ है, इसको भाई एंजॉय कर रहा है, इसको हमने संभालना है, या ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि जिसकी वजह से मैं घर नहीं बसा पा रही। वो जाहिर है उसके अपने ख्वाब होंगे, अपने एक शौक होंगे। खैर वो चले जाते हैं। 3 दिन बाद ईशा लापता हो जाती है। ईशा का पता नहीं लग रहा, गायब हो गई घर से। कहाँ गई ईशा कुछ पता नहीं। दादी हर जगह पे ढूंढ रही है, परेशान है। और दादी जो है वो खुद मदय्यत, अपनी मदय्यत में जाकर FIR दर्ज करवाती है, एप्लीकेशन देती है कि मुझे मेरी इस तरह से जो बच्ची है वो नहीं मिल रही है। पुलिस ढूंढना शुरू करती है ईशा को, ईशा नहीं मिलती। लेकिन चंद ही घंटों के बाद इन्हीं के घर की बैक साइड से शोर पड़ जाता है कि ईशा जो है उसकी लाश पड़ी है, बेजान हालत में पड़ी है। दादी, पुलिस, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फौरी तौर पर ईशा को वहाँ से उठाया जाता है। मेडिकल जब उसका पोस्टमार्टम होता है उसमें पता लगता है कि उसका गला दबाया गया है और उसके सर की हड्डी टूटी है।
3 साल की बच्ची की, 3 साल की। 3 साल की बच्ची को इतनी अजियत दी गई। अच्छा, दादी कहती है कि भई मैनू तो किसी ते शक नहीं। अब मसला यहाँ पर पेश आया, घर वालों पर शक इसलिए गया क्योंकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था ईशा के साथ। अगर कोई इस वजह से कोई उसके साथ गलत कार्य करके उसके साथ ये सब कुछ करता तो बाहर के लोगों के बाहर पे ऊपर शक जाता। शक जाता। अब एक बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसका गला दबा दिया और उसके सर की हड्डी तोड़ के बस मार कर फेंकना मकसद था। पुलिस घर से शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस का शक जाता है सुतेली माँ पर, जो कि ऊपर पोर्शन में रहती है। पुलिस हर तरीके से माँ से सवाल करती है, हर तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को माँ के हवाले से कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता कि पुलिस माँ को शामिल तफ्तीश करती या माँ पर शक करती। अब वो क्योंकि अपर पोर्शन में थी और इनके घर का एक दरवाज़ा, एक कमरे से दरवाज़ा बैक साइड पे खुलता था घर की। अब वो उसने ना नीचे आना, ना उसने उस दरवाजे को खोलना, ना ईशा को मार के बाहर फेंकना। अगर ऊपर से भी फेंका होता तो वो कंडीशन ईशा की और होती कि जी इसको ऊपर से फेंका गया, वो कुछ लेवल बन नहीं रहा था। उसके बाद फुफ्फो को शामिल तफ्तीश किया जाता है और एक नहीं तकरीबन 4 से 5 पुलिस एहलकार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर फुफ्फो से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनका स्टाइल भी ऐसा उनका स्टाइल, वो जब अपना आपको पता है सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वो कैसा करते हैं। अब फुफ्फो से जब बातचीत होती है, फुफ्फो एक पुलिस वाले को और बयान देती है, दूसरे को और देती है, तीसरे, वहाँ पे पुलिस कहती है इसी को पकड़ना है, इसको शामिल तफ्तीश करो। फुफ्फो का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जब पुलिस अपने तरीके से सवाल जवाब करती है तो उसके बाद फुफ्फो जो है वो कहती है मेरी तो जान की दुश्मन बन चुकी थी, मेरी तो ये खुशियाँ खा गई थी, ये 3 साला ईशा। पुलिस वाले पूछते हैं कि मामला है क्या? कहती 3 बार मेरा रिश्ता टूट गया, हर बार मुझे माँ माँ कर कर उनके सामने आती थी। मैंने अपनी माँ को बहुत बार कहा है कि मेरे जब रिश्ते वाले आए, जब इस तरह के मेहमान घर पर आए तो इसको कहीं साइड पर कर दिया करो। मेरी माँ भी नहीं बाज आती थी, मेरी माँ की भी जो दादी वाली मोहब्बत है ना, दादों वाली, वो टपकती रहती थी। तो ये कसूरवार खाली मैं नहीं हूँ, मेरी माँ को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो जिसने पैदा करके हमारे पास छोड़ दिए, जो कि मेरी खुशियों को खा के भाई मेरा घर बसा कर बैठा हुआ है, मेरी शादी होने से रही इसकी वजह से। उसकी एज कितनी थी फुफ्फो की? 25 से 26 साल। अभी तो इतनी एज भी नहीं है। लेकिन शादी की तो उम्र थी ना उसकी। देखिए उसके शौक तो होंगे ना, कुछ ख्वाहिशात भी होंगी कि मेरी शादी हो जाए। अब मसला ये नहीं है कि शादी की उम्र थी या ये नहीं थी, मसला ये कि उसकी शादी इसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। मसला ये कि रिश्ते वाले इसकी वजह से आके रिजेक्शन लगाते थे। अब ये तो उनको भी पकड़ना चाहिए कि आप लोगों को इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अगर एक लड़की शादीशुदा है, एक लड़की इस तरीके से आकर अपनी माँ के घर बैठी है शादी खत्म करके उसके बच्चे, तो सबसे पहले तो मोहल्ले वालों से इन्वेस्टिगेशन। और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है कि जब भी किसी के साथ रिश्ता तय करना हो सबसे पहले मोहल्ले वालों से। लड़की वाले लड़के के बारे में सवाल करते और लड़के वाले लड़की के घर वालों के बारे में सवाल करते, कैसे लोग हैं, कब के यहाँ पर रहते हैं, क्या मामलात हैं, बाप क्या करता है, भाई क्या ये होता चला है। तो पूछ लो, ये तो मोहल्लेदारों को तो पता होगा कि उस खातून की शादी है, हुई है कि नहीं हुई है। कोई सवाल नहीं और रिश्ते को छोड़ जाना तो फिर तो ये मजीद किसी को तकलीफ देना, डिप्रेशन देने वाली बात थी। फुफ्फो को पुलिस जनाब पकड़ लेती है और वो कहती है कि तू है ही एक खराब औरत, कि एक तूने बच्ची को मार दिया और इस तरीके से क्यों मारा और किस तरह से मारा, मारने की वजह तो पता लग गई, मारा कैसे? कहती मुझे बस इसके ऊपर गुस्सा आया, मैंने इसके सर पर वजनी चीज़ थी, मैंने पहले इसके सर पर वो मारी लेकिन इसकी सांसें चल रही थी, उसकी हड्डी टूटी लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद मैंने तंग आकर इसका गला दबा दिया, जरा भी रहम नहीं आया। जब तक ये इसकी सांसें ख़त्म नहीं हुई, इसके जिस्म ने हरकत करना बंद नहीं की, मैंने तब तक इसको नहीं छोड़ा। मैं ये सब कुछ करके इसको घर में भी छोड़ सकती थी, घर में भी रख सकती थी, लेकिन मैं खुद डर गई, मैं खुद खौफजदा हो गई। मैंने घर के पिछले दरवाजे से इसको बाहर गली में फेंक दिया क्योंकि वहां पर लोगों का आना जाना कम है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद इस तरीके से पकड़ी जाएगी। अब बात करते हैं कि फुफ्फो ही ऐसी होती हैं। फुफ्फो के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि फुफ्फो ऐसी होती हैं, कभी कभार खाला भी ऐसी हो जाती हैं, कभी कभार जो मामी है वो भी ऐसी हो जाती हैं। तो ये रिश्ते जो है ना वो इस तरह के ही होते हैं। तो फुफ्फो के ऊपर जो हम लोग बार बार एलिगेशन लगाते हैं ना, जो फुफ्फो, तो हम लोगों ने हमारे कानों में ना हमारी माओ ने ये भरा होता है कि फुफ्फो ऐसी होती है। तो फुफ्फो ने बहुत सारे रिश्तों में जब नफरत आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, या आपको वो अपनी खुशियों का दुश्मन समझने लग जाए, तो फिर वो कोई भी रिश्ता नहीं रहता, वो फिर आपके लिए दुश्मनी का रिश्ता बन जाता है, हसद आ जाती है और उसको ख़त्म करने के लिए फिर हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अब हम अगले केस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला केस है 65 साला बाबा की। ठीक है, बाबा अपनी 27 साला बीवी को कत्ल कर देता है तशद्दुद करके। वो केस क्या है? 65 साला अनवर बाबा, शुक्र है आपने बाबा ही कहा है। और ये 27 साला रिहाना इस लड़की का नाम था। ये 2 बच्चों की माँ है।
इसकी 2 बेटियां हैं, खतीजा और फातिमा। इस लड़की की शादी होती है इसकी फुफ्फो के घर पे, पहली शादी इसके फुफ्फो के घर में होती है, और 8 साल वो शादी चलती है, और उस शादी में एक दिन भी इसने सुकून का नहीं गुजारा। कहते हैं ना कि लड़की हर मुमकिन कोशिश करती है घर बसाने की। घर वालों की तरफ से भी यही प्रेशर था कि फुप्पो के घर ब्याह कर गई हो तो घर बसाओ। अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, रहमतें दे दी हैं, लेकिन जो इसका शोहर था ना, वो इसको बहुत तंग करता था, जो कि सगी फुप्पो का बेटा था। हर दिन लड़ाई, हर दिन झगड़ा। एक बच्ची हुई तो झगड़े ख़त्म नहीं हुए, दूसरी हुई तो ख़त्म नहीं हुए। 8 साल इसने शादी चलाई और एट द एंड हर बार इसको घर से निकाल देता था। हर बार किसी न किसी तरीके से फैमिली इन्वॉल्व होके इनका आपस में पैचअप करवा के दोबारा बेटी रिहाना को वहाँ पर छोड़ देते थे कि घर बसे। हर मुमकिन कोशिश करने के बाद एट द एंड 8 साल बाद वो अपनी बीवी और दोनों बेटियों को घर से निकाल देता है। वो कहता है वापस नहीं आना, डिवोर्स दे देता है। अलहदगी होगी, माँ के घर चली गई, माँ और भाइयों के पास चली गई, वहां पर रह रही है। दोनों बेटियों से भी उसने अपनी जान छुड़वा ली, उसने बेटियां भी अपनी नहीं ली। अब दोनों बेटियों को संभाल रही है, तो 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। शादी के बाद या तलाक के बाद बेटियां मैके वालों को खटकती हैं, ये बात हकीकत है। बेटी अगर लड़कर घर आ जाती है ना, तो बिजली का बिल भी ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है, अलमारियों में जगह भी खत्म हो जाती है कपड़ों की, ये एक हकीकत है और ऐसा होता है। अब ये लड़की जो है, ये 3 साल इसने गुजार लिए, और 3 साल गुजारने के बाद घर वालों ने, माँ ने, भाई ने इस बात का प्रेशर देना शुरू कर दिया कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ 2 बेटियों का साथ है, बेटे नहीं है, बेटियां हैं। इनको कौन संभालेगा? माँ अब इमोशनली बेटी को ब्लैकमेल करती है कि अभी मेरी मेरी सांसें चल रही हैं, कल को मैं इस दुनिया से चली गई तो भाई तो नहीं संभालेंगे। ये हकीकत भी है। माँ समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती, बाप समझाता है, कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, एक फैसला गलत है, ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा फैसला भी गलत हो। रिहाना इजाज़त दे देती है रिश्ता ढूंढने की, वो कहती है ठीक है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन वो शर्त ये रखती है कि आप लोग मेरी जहाँ पर भी शादी करो वो मेरी बेटियों को रखे, मैं बेटियों के बगैर नहीं रहूंगी, जहां पर भी शादी करो ये शर्त रखो कि वो मेरी बेटियां मेरे साथ जाएंगी। माँ है ना, माँ है। अब जाहिर है माँ अपना घर बसा ले, बेटियों को अपने भाइयों या माँ के पास तो नहीं छोड़ सकती। बेटी एक 10 साल की, एक तकरीबन 6-7 साल की। उसने ये शर्त रखी, उसने कहा बाकी आप लोगों की मर्जी, शादी ऐसी जगह पर करना कि वो मेरी बेटियों को बाप का प्यार दे, बाप वाली शफकत दे। रिश्ता गाँव में आपको पता बात ऐसे फैलती है क्योंकि फलानी दा रिश्ता लब रहे ने। एक गाँव में ज़हीर नामी बंदा होता है, वो उस तक भी बात जाती है। वो इनको कहता है कि एक ज़िम्मेदार है, अनवर उसका नाम है, तो क्या हुआ अगर उम्र ज़्यादा है तो? लेकिन पैसा हर चीज़ ठीक-ठाक है। कहते हैं हमें मिलवाओ। कहता है इनकी ये बच्चियाँ, इनको तो वैसे रखेगा जैसे इनका अपना बाप है वो, सगा बाप है। जिस तरह से आपको कन्विंस किया जाता है। माँ-बाप कहते हैं कि आप बुलाओ अनवर को, हम मिलना चाहते हैं। ले जी अनवर साहब, बाबा 65 साला, एंट्री होती है। गाड़ी पर आता है, कॉटन का वाइट सूट पहना हुआ और बड़े ठाठ के साथ आता है, आके बैठ जाता है और आकर अपनी तारीफ़ें जो है वो उनको बताता है। वो कहता है, "ये बच्चियाँ, ये मेरी बच्चियाँ हैं। आपकी बेटी, मेरी बीवी। मैं इसको दुनिया जहान की खुशियाँ दूँगा और ये बच्चियों को मैं कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। मैं इनको हर तरह से जो है शफ़क़त दूँगा, मोहब्बत दूँगा और इनकी शादियाँ, इनकी पढ़ाई, इनके मुस्तक़बिल में तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ अब मेरी।" माँ-बाप बड़े खुश होते हैं, भई पैसा, कपड़े-शपड़े हर चीज़ गाड़ी पर आया है, ये तो हमारी बेटी को ऐश कराएगा। अब वो बताता है कि मेरी पहले शादी हुई है, उस शादी में से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी तलाक हो गई हुई है। अनवर की। हाँ, उसने कहा मेरी शादी हुई थी, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी तलाक हो गई हुई है। अब मैं उसके साथ नहीं रहता और इस वज़ह से मैं दूसरी शादी अब करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं भी दूसरी शादी कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी बेटी की तलाक हुई है, उसकी 2 बेटी हैं, मेरी तलाक हुई है, मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन मैं इनको बहुत मोहब्बत से रखूँगा। मैं समझता हूँ कि बेटियों को बाप की कितनी ज़रूरत है। घर वाले मुतमिन होते हैं और हर मुमकिन कोशिश वो भी करता है मुतमिन करने की। लड़की भी मुतमिन हो जाती है। हाँ, शादी हो जाती है। वो तो उस बेचारी की तो शर्त ही एक होती है ना। अब लिखवाया क्या जाता है? 5 मरले का प्लॉट, 1.5 से 2 तोला ज़ेवर बेटी की सिक्योरिटी के लिए हक महर में लिखवाया जाता है। शादी हो गई। शादी होने के बाद पता लगता है कुछ ही दिनों बाद कि अनवर के 9 बच्चे हैं। 2 नहीं 9 और 3 शादियाँ ये कर चुका है। ठीक है। बेटी माँ को आके कहती है, अम्मी
ये तो 9 बच्चों का बाप है। माँ कहती है बेटा हुण तू घर वसाना है, हुण तू ए गल नहीं करनी कि मैं वापस आना है, हुण जो होना सी हो गया, चाहे 2 या 9 हुण 9 ने 20 ने जो भी ने हुण संभाल। उसने कहा अम्मी मैं तो घर बसा ही रही हूँ, मैंने तो पहले भी कोशिश की है, लेकिन इसके पास तो पैसा पूसा भी कोई नहीं, पैसा भी कुछ नहीं था, वो भी कुछ तो नहीं जो है, गाड़ी थी वो कुछ चीज़ भी नहीं था। उसने वहां से इसको उठाया और इसकी माँ के घर के पास ही किराए पर एक घर लेता है और वहां पे रहने लग जाता है। माँ बाप अब क्योंकि ब्याह चुके हैं, दूसरी बार बेटी को रुखसत किया है, तो ये चीजें वाकई बड़ी मुश्किल होती हैं, बार बार ये टैग लगवाना कि तलाक हो गई, घर नहीं बसा। दोनों बेटियां इसके साथ रिहाना के साथ रह रही हैं और अनवर कुछ ही देर बाद, अरसे के बाद, अपने दोनों बेटों को भी बुला लेता है। उसी किराए के घर में इसके दोनों बेटे भी आ जाते हैं। अब ये क्योंकि रिहाना सुतेली माँ है और लेकिन ये अपने उसके दोनों बेटों को भी संभाल रही है, अपनी बेटियों को भी संभाल रही है, ये सोचकर कि ये चलो मेरी बेटियों का ख्याल रख रही है, उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात थी, अनवर को रिहाना की दोनों बेटियां खटकने लग जाती हैं और वो बार बार लड़ाई करता है, बार बार घर में फसाद डालता है कि तुम अपनी बेटियों को निकालो। हालांकि ये शर्त हुई थी कि शर्त हुई बेटियों थी को पालना। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इन बेटियों की वजह से तो उसको घर बसाना पड़ा है, ठीक है। उसको तो घर बसाने की जरूरत नहीं थी, इन बेटियों की वजह से तो उसने शादी की कि चलो मेरी बेटियों का मुस्तकबिल संवारने वाला कोई आ जाए, मेरी बेटियों को बाप का प्यार मिल जाए। अच्छा, अब लड़ाई झगड़े इस हद तक बढ़े कि वो इनकी इसकी बेटी की छोटी सी बात को भी बड़ा कर लेता था। यहाँ से गुजरी क्यों हो, इस बात पे लड़ाई है। सही काम भी किया तो उसको गलत कह देना। ठीक है। खाना इस हाथ से क्यों खा रही हो, खाना इस हाथ से क्यों नहीं खा रही, पानी क्यों पिया है खाने के कोई ना कोई दरमियान वजह में, बनाता था कोई ना लड़ाई कोई की। वजह बनाकर हर वक्त घर में लड़ाई। कहते हैं इनको कहीं भेज दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो कहती है कि मैं क्यों भेजूं, मेरी बेटियां हैं, तूने खुद 9 बच्चे पैदा किए हुए हैं, तेरे बेटों को मैं अपनी माँ वाला प्यार दे रही हूँ, मैं उनका ख्याल रखती हूँ, तो तू भी मेरी बेटियों को बर्दाश्त कर। जब लड़ाई झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, ये अपनी माँ से डिस्कस करती है और दोनों बेटियों को एक मदरसे में दाखिल करवा देती है। दूर तो हो गई ना बेटियों से, दूर हो गई। अब बेटियों ने वहीं पे रहना था, मदरसे 1 महीने बाद उन्होंने माँ से मिलने के लिए आना था, 1 से 2 दिन की छुट्टी मिलनी थी। बेटियां आती हैं तकरीबन 7 जनवरी को, शायद 7 जनवरी को अपनी माँ से मिलने के लिए आती हैं, मदरसे में ही रहती हैं और अब अनवर को शायद सुकून होगा। लेकिन वो जो ये 1 से 2 दिन के लिए भी आती थी ना, उसको ये भी नहीं बर्दाश्त था। क्यों आती, वो चाहता था ये इसकी ज़िंदगी से निकल जाएँ, इसका ताल्लुक ही खत्म हो गया। रेहाना की ज़िंदगी से वो चली जाएँ और अनवर की कोई ज़िम्मेदारी उनके ऊपर ना हो। आती हैं मिलने के लिए, वो माँ के लिए 2 दिन तो बड़े ख़ास होते होंगे जब 1 माह बाद उसकी दोनों बेटियाँ मिलने के लिए आती हैं। माँ से मिलती हैं, 2 दिन रहती हैं, अनवर की घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही किच-किच, उन्होंने अगले दिन चले जाना था वापस। रात होती है, बेटियाँ अपने कमरे में सो जाती हैं, बीवी अपने कमरे में जाता है, पता नहीं क्या सोच कर जाता है, क्या उसके दिमाग में चलता है, डंडों के साथ अपनी बीवी के सर पर वार करता है। बेटियों के सामने। बेटियाँ सो रही हैं अलग कमरे ठीक में, है। बेटियों को नहीं पता। वार करता है 1, 2, तब तक उसके चेहरे पर, सर पर मारता रहता है जब तक कि उसकी जान निकल नहीं जाती। पूरी तसल्ली करता है हर तरीके से कि ख़त्म हो गई है, वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके मुँह पर कंबल डालता है, उसी तरह वो बेचारी खून में लथपथ होती है, उसके मुँह पर कंबल डालता है, वहाँ से निकल जाता है। सुबह होती है, बेटियाँ माँ के पास जाती हैं, अम्मी उठे नाश्ता बना कर दें। माँ ने कहाँ उठना था, 1 आवाज़ दी, 2 आवाज़ दी, माँ नहीं उठी। तीसरी बार एक बेटी जाती है, माँ के मुँह से कंबल उठाती है, वो देखने के काबिल नहीं होते हालात। चीखती हैं दोनों बेटियाँ चीखती हुई बाहर निकल जाती हैं, मोहल्ले वालों को बताती हैं कि हमारी माँ को मार गया, हमारी माँ को कोई मार गया। मोहल्ले वाले, क्योंकि इनकी जो नानों का घर है वो भी पास ही होता है, यहाँ पे तो ये किराए पे रहता है। इनकी नानों को इत्तला दी जाती है, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद मेडिकल की रिपोर्ट में आता है कि डंडों के वार से, किसी भारी चीज के साथ मुसलसल वार करने से रिहाना इस दुनिया से जाती है। अनवर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जब हम लोगों ने इस केस के बारे में तमाम तर बात की, इसकी वालदा के साथ मेरी फ़ोन पर बात हुई, तब तक अनवर जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तब तक। अब अनवर तो फरार हो गया, 9 बच्चे पैदा किए, तीसरी शादी थी। इस खातून ने इस वजह से शादी की थी कि मेरी बेटियों को सहारा मिल जाएगा, मेरी बेटियों को बाप मिल जाएगा, मेरी बेटियों को शफ़क़त मिल जाएगी, मुआशरे में उठने बैठने के काबिल हो जाएंगी, वो जो एक ज़िंदगी में उनकी कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो बाप से भी गई, वो माँ से भी गई, वो अब अपनी नानों के घर के पास है। नानों ने शादी की कि मेरे मरने के बाद इनको कौन संभालेगा, अब उन बच्चियों को अब कौन संभालेगा। अब देखें, अब ये सवाल होते हैं, ये जो पीछे फिर रह जाते हैं।
हम लोग पहले से इतनी प्लानिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी की, इतना कुछ सोचते हैं कि ये होगा, हम ऐसे करेंगे तो वो होगा। लेकिन होना वही होता है जो हमारे रब ने लिख दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इस वजह से कि बेटी लड़ कर आ गई है या बेटी को हम सँभाल नहीं सकते, सबसे पहली बात कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वालिदैन अपनी बेटियों को मुसलसल एक ही नसीहत देते हैं कि बसो, दबाव डालते हैं तशद्दुद उसके ऊपर। बर्दाश्त करो, मार-पीट बर्दाश्त करो, हर गलत चीज़ को बर्दाश्त करो, लेकिन बसो। क्यों बसे? क्या कमी है उसमें? आप लोगों ने उसमें क्या कमी रख कर उसको भेजा है? अगर उसकी बेटियाँ पैदा हो गई हैं, इसमें वो कसूरवार तो नहीं है। अपनी बेटी को एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने बच्चों को कंप्रोमाइज़ ही ना सिखाएँ कि शोहर ने ज़रा-सा ऊँची आवाज़ में कोई बात कर दी तो आपकी बेटी कहे कि मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ सिखाएँ, लेकिन ये ना सिखाएँ कि तुम्हारी डोली जा रही है तो तुम्हारी मैयत वापस आए, हुँ। जनाज़ा वापस, ये बेटियों को सिखा के ना भेजें। बेटियों को ये कहकर भेजें कि तुम्हें इंसान के साथ ब्याह रहे हैं, अगर वो जानवर निकल आए तो हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, वापस आ वापस आ जाना, सकते हैं। बस। तो शायद फिर बेटियाँ टुकड़ों में या इस कंडीशन में वापस ना मिलें, फिर ज़िंदा सलामत ही वापस मिलें। अच्छा मैम, अगले केस की तरफ आते हैं। गुजरांवाला का वाक़या है। 26 साल आमना है, एक वकील के साथ 2 साल निकाह के बगैर रहती है, ठीक है? और वकील उसे झांसा देता है कि हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। ये क्या वाक़या है? कैसे उसको इतनी अकल नहीं है कि 2 साल मैं उसके साथ बगैर निकाह के रह रही हूँ? ना इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है, उसकी अपनी कुछ जब सेंस नहीं है। मोहब्बत होती है ना तो अकल जो है घास चरने चली जाती है और आँखों के आगे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो चाहे कोई बहुत पढ़ी-लिखी लड़की हो, वो चाहे कोई अनपढ़ लड़की हो, लेकिन मोहब्बत आँखों के आगे पर्दे डाल ही देती है। आमना नामी ये लड़की है और ये अपने घर का सर्कल चलाने के लिए, ये 6 बहनें, 1 भाई इनका। ये अपने घर का सर्कल चलाने के लिए घर से निकलती है, ये सोच कर के चलो थोड़ा मैं भी कमा कर ले आऊँगी और घर में कमा कर माँ-बाप का या बाकी बहनों का सहारा बनूँगी। सिमें बेचती है, डोर टू डोर जाकर सिम सेल करती है और वहाँ पर एक आदमी इसको मिलता है, जो कि इसको शफ़क़त के साथ कहता है कि बेटा ये काम से अच्छा है कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाकर तुम ये सिम वाला काम छोड़ो, उसके ऑफ़िस में जाकर तुम नौकरी कर लो। वो कहती है ठीक है आप मुझे मिलवा दें। अब ये जाती है उस वकील के ऑफ़िस, वकील का नाम है ज़ैन। ज़ैन के ऑफ़िस जाती है और ज़ैन इसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूँगा। इसी ऑफ़िस में दे दूँगा, अपने पास ही दे दूँगा और इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है, अभी कुछ ही टाइम गुज़रता है, नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन ज़ैन इसको अपने दुखड़े सुनाता है कि मेरी शादी हुई है, मेरी बेटी है और मैं अपने घर से बहुत ही दुखी हूँ। बीवी ठीक से है? खुश नहीं हूँ। बीवी से खुश नहीं हूँ मैं, बहुत दुखी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। नशा करता है ज़ैन, इसके सामने भी करता है, अलग से भी करता है और इसको पता है कि वो नशा करता है। अब आमना मेरे सामने बैठी थी और वो सवाल जितने मैंने आमना से किए वो मैं आपको बताऊँगी, उसके जवाब भी बताऊँगी। आमना से मैंने पूछा कि तुम्हारी जाते तो दोस्ती नहीं हो गई होगी, तुम तो नौकरी के लिए गई थी हुँ। और नौकरी के सिलसिले में ये होता है कि इस तरह नौकरी के झांसे में आकर लड़कियाँ इस तरह से ब्लैकमेल हो जाती हैं। मैंने कहा तुम एक ऐसे शख्स की बातों में कैसे आ गए जिसके बारे में तुम्हें पता लग गया कि वो नशे में रहता है? वो कहती है इसलिए आ गई मैं इसकी बातों में कि मुझे लगा कि अच्छों के साथ तो सभी गुज़ारा कर लेते हैं, मैं बुरे के साथ कर लेती हूँ। ये क्या लॉजिक हुई? अच्छा, मैंने उसको कहा कि ये तुम तो फिर फरिश्ता सिर्फ़ तो कि एक आदमी हर औरत की कोशिश होती है एक अच्छा पार्टनर उसको मिले और ये वाली हरकत जो नशे वाली है ये ना हो। तो तुमने अपनी ज़िंदगी में ये क्या सोचा कि मैं एक गलत आदमी को सही रास्ते पे लाऊँगी? जो है ही गलत उसको तुम उसकी माँ नहीं उसको सही रास्ते पे ला सकी, तुम कैसे ले आओगी? उसने कहा अभी बस मैं उसकी बातों में आ गई, उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ? कहती फिर उसने मेरे साथ दोस्ती की, मोहब्बत के दावे किए और वो मेरे साथ मियाँ-बीवी की तरह हम दोनों रहने लग गए, बगैर निकाह के। बगैर निकाह के। मैंने कहा निकाह क्यों नहीं किया? कहती मैं उसको बहुत कहती थी निकाह करो, लेकिन वो आता ही नहीं था। वो कहता था कि अभी हमें सेटल होना है, अभी हमें पैसा कमाना है, अभी तो सारों को मैनेज करना है, सबको बताना है। अब ये अपने घर उसको लेकर जाती है, अब इसके घरवालों को कहते हैं कि मैं इसको दुबई भेज देता हूँ। ठीक है। वो जो नौकरी थी ना वो दुबई की थी, जिसका झांसा इसको दिया गया। दुबई भेज देता वहाँ पे रहाइश भी मिलेगी, आप लोगों के दिन भी बदल जाएँगे। भाई गैरतमंद था, ठीक है। माँ समझ गई। उसने कहा हमने अपनी बेटी को दुबई नहीं भेजना, हमें वो नौकरी चाहिए ही नहीं। उसके बावजूद भी ये शख्स पीछे नहीं हटा ज़ैन से, ना ही आमना पीछे हटी। आमना मिलती ही रही ज़ैन से।
लेकिन दुबई वाले जो चीज़ थी वो बीच में से कट होगी। मैंने आमना से सवाल किया, तुम्हें नहीं पता दुबई क्या करना था तुमने जाकर? ना तो तुम पढ़ी लिखी हो, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ना तुमने कोई दुबई हुनर है। जाकर क्या करना था? उसने कहा अभी मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि वहाँ पर इन्होंने मेरे से पार्टीज़ करवानी थी, जिसकी वज़ह से मैंने भी उसको कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा उसके बावजूद एक शख्स तुम्हें अगर इज़्ज़त देना चाहता, तो वो तुमसे ये ताल्लुक ना बनाता। अगर उसने तुमसे ये ताल्लुक बना दिए, तो वो तुम्हारे साथ बज़िद होता निकाह के लिए। वो तुमसे निकाह करता। अगर तुमसे निकाह नहीं कर रहा और तुम्हें दुबई भेजने के लिए बज़िद है, तो वो बंदा तो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। उसने कहा कि ये मुझे अपने घर भी लेकर गया, इसने मुझे अपने बाप से मिलवाया, ये मेरे घर भी गया, मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया रिश्ते से। इसके घर मैं गई, इसके घर वाले भी मुझे कोई इतने अपने साथ ऐसे नहीं लगे कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं इसके साथ बस ज़िद थी कि मेरे साथ निकाह करो। हामला हो जाती है। आमना। आमना हामला हुई, 2 बार हुई। दोनों बार उसने इसका ख़त्म करवाया हमल। इसको टैबलेट दी, इसको डॉक्टर के पास लेकर गया, इल्लीगल अबॉर्शन करवाया इसका। वो भी हो गया। अब इसकी ये उसको फैमिली को नहीं था पता। इसकी फैमिली को नहीं पता कि इसने छुप के इस तरह ये सब कुछ बाहर कर रही है या ये सब कुछ है। अब ये उसको कहती है कि भई मेरे साथ तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, अब तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो वकील था, उसको तो सारी चीज़ों का पता था कि किससे क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या चीज़ छुपानी है। निकाह ऑफ़िस में अपने 2 दोस्तों को बुलाता है और ज़ुबानी लिख कर तो इसको कहता है जी हमारा निकाह हो गया। कोई निकाहनामा नहीं, कोई रजिस्टर्ड नहीं, कुछ नहीं। आमना कहती है मुझे इसकी कोई कॉपी तो दो, वो कहता है तुम्हें मिल जाएगी कॉपी, तुम्हें निकाह का मसला था, निकाह मैंने कर लिया। यानी कि जो चीज़ें वो अ, गलत तरीके से कर रहा था, आमना की नज़र में उन तरीकों को उसने लीगल कर दिया कि अब हम मियाँ-बीवी हैं। अब हम लोग ये सब कुछ खुलकर कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आमना कहीं न कहीं थोड़ी मुतमिन हो गई कि शायद इसने मेरे साथ निकाह किया कि लेकिन आमना जब 2 बार आमना के हमल इसने नहीं रहने दिए और उसके बाद इसको घर नहीं लेकर गया, वो एक ही बात करती थी कि मुझे एक छोटा-सा कमरा ले दो, मुझे इज़्ज़त से रख लो। ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं था। पिछले 2 साल से तुम एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करके तुमने रख दिया है। अब आमना के घर वाले जब उसकी शादी का बार-बार कहते हैं, वो अपने घर वालों को बता देती है कि मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। घर वाले आमना को कहते हैं, "तू निकल इत्थों, असीं नहीं तेनू रखना।" अब उसकी पहले 5 बहनें हैं, उनकी शादियाँ की गई हैं और उनके पूरा एक सेटअप है, ससुराल वाले हैं। तो ये चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं होती हैं कि आप इस तरीके से आपकी बहन जो है ये सब कुछ कर रही है और अगलियों के ससुराल वाले बर्दाश्त करें, ये चीज़ें नहीं होती। माँ कहती है, "तू हमारे घर से चली जा, तेरी वज़ह से मेरी बाकी 5 बेटियों की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तूने जो करना था ना, तूने कर लिया, अब तू जा।" अब जब इधर से निकलेगी तो उसी को कहेगी ना कि तू मुझे रख, उसने भी नहीं रखा। उसने नंबर इसका ब्लॉक लिस्ट पे लगाया, उसने भी नहीं रखा। ये उसके घर चली जाती है। उसके घर के बाहर जाके बैठती है, उसको फ़ोन करती है, नंबर ब्लॉक। उसके घर वाले उसका जो बाप है वो इसको फ़ोन करता है ज़ैन को और उसको कहता है कि तेरी वो जो है ना, जो तूने रखी हुई है बाहिर, वो हमारे घर के बाहर आ गई है, शोर कर रही है। वो बजाए इसके कि इसको वहाँ से उठाता, इसको वहाँ से सँभालता, वो चला जाता है इसके घर। ज़ैन। ज़ैन आमना के घर चला जाता है असला लेकर, फायरिंग करते हुए। इसकी माँ को जाके कहता है अभी के अभी अपनी बेटी को घर वापस बुला, नहीं तो मैं तुम सबकी लाशें बिछा दूँगा। एक वकालत, एक काले कोट का रोब और एक ये कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बदमाश हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। माँ क इसको फ़ोन करती है, वो कहती है कि वापिस आ, तू उसके घर से वापिस आ, जहाँ पर भी बैठी है गेट के बाहर, तू वापिस आ, वो हमारे घर आ गया। हमारे घर में तमाशा बाँध रहा है, तेरी वज़ह से बाँध रहा है, तुम्हारे जो मसले हैं बाहर तय करो। ना तू हमारी कुछ लगती है, ना हम तेरे कुछ लगते हैं। वो कहती है मैं नहीं आऊँगी, यही आएगा। इसने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है। वो वापस आता है, अपने घर जाता है फायरिंग करता हुआ। इसको गोली लग जाती है, आमना को। इसको जब गोली लगती है फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इसके प्राइवेट पार्ट पर गोली लगती है, लेकिन ये फिर भी भागती है वहाँ से, रिक्शे पर बैठती है, हॉस्पिटल चली जाती है। 5 दिन ये लड़की हॉस्पिटल में रहती है और इसको 5 दिन ना इसके घर वालों में से कोई पूछता है, ना ही ज़ैन पूछता है। 5वें दिन एक इंटरव्यू इसका होता है, एक चैनल पर इसका इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू इसका वायरल होता है जो कि ज़ैन तक पहुँचता है। ज़ैन हॉस्पिटल में आता है और आकर इससे मुआफ़िया माँगता है और इसको कहता है कि तू मेरे साथ चल, सिर्फ़ इस वज़ह से कि उस इंटरव्यू को डिलीट करवा दिया जाए। ठीक है। हर ज़ैन अभी मुमकिन भी मुखलिस नहीं है। मुख़लिस नहीं होकर आया वो। ज़ैन कहता है कि वो तुम इंटरव्यू डिलीट करवाओ और एक और इंटरव्यू दो, एक और बयान दो कि वो जो तुमने पहला इंटरव्यू दिया है मेरे खिलाफ, वो तुमने किसी की बातों में आकर दिया है। फिर उसकी बातों में आ जाती है। वो कहता है मैं तुम्हें अलग फ्लैट लेकर देता हूँ, हम वहाँ पे रहेंगे, हम अपना घर बसाएँगे हम दोबारा से। अब इस दौरान आमना वो जो सिम वाला काम है ना, वो करती रही है।
उसको सैलरी मिलती थी तकरीबन 40 से 45 हज़ार, और जब उसको सैलरी मिलती थी वो लेकर उसकी सैलरी मरी चले जाते थे। ठीक है। मिनी हनीमून आप कह लें, ये मनाने के लिए चले जाते थे उसी के पैसों से। उसको, आमना के पैसों हाँ, से। आमना के पैसों से। उसको नौकरी का कहा, वो इसके पास नौकरी के लिए आई, और उसी के पैसों से ये इस तरह से टूर भी करके आते थे दोनों, और वहां पे जाकर ये स्टे करते थे, 2-2 हफ्ते वहां पे रहते थे, और आमना की ही हर सैलरी पर ये सब कुछ होता था। वो 4 दिन शायद आमना अच्छे गुजारती थी जब इसको पैसे देती थी। मैंने कहा अगर ये इतना पैसे वाला था, ये वकील था, ये सब कुछ कर रहा था, तो तुम क्यों पैसे देती थी? ये तुम्हें खर्चा क्यों नहीं देता? तो कहती है अभी मुझे नहीं पता, मेरे पैसों से मरी जाता था, मुझे लेकर जाता था साथ और मेरे पैसों से जाता था। यहाँ पर जब आमना अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है, ये आमना कहती है कि मैंने किसी के प्रेशर में आकर ये सब कुछ किया, मेरा जहन तो ऐसा है ही नहीं, और मेरा जहन मेरे साथ मुखलिस है, वो इंटरव्यू गलत था, ये इंटरव्यू सही है। चली जाती है उसके साथ। वो चेंज हो गया, लोगों ने पहले भी लान तान की, लोगों ने बाद में भी लान तान की, लोगों ने तो वही करनी थी। उसके बाद आमना जो है तकरीबन 1 माह रहती है, और इस दौरान जब इसको फायर लगता है, ये एक एप्लीकेशन भी दे देती है ज़ैन के ख़िलाफ़, उसके वालिद के ख़िलाफ़। अब ये लोग कहते हैं कि तू वो एप्लीकेशन वापस कर, वापस ले। ज़ाहिर है उसका लाइसेंस भी कैंसल हो सकता था, केस जिस तरह का था, 2 साल ये एक खातून के साथ इस तरीके से रहता रहा। कहता केस वापस कर। ससुर बुलाता है अपने ऑफिस में, कहता है हाँ भई, इहदे नाल रहना है कि चलना है? केस को चलाना है कि घर बसाना है? उसने कहा कि मैंने तो इसके साथ रहना है। मैं घर वाले जो आमना की हैं वो आँख कर चुके हैं इसको। उन्होंने अखबार में दे दिया कि भई हमारी तरफ से ये मर चुकी है, हमने इसको आँख कर दिया। वो लड़की ना घर की रही ना बाहर की रही। वो कहती है मैंने इसके साथ रहना है, मेरी तरफ से तमाम तर चीज़ें क्लियर है, मैं एप्लीकेशन वापस लेती हूँ, जो आप लोगों ने जहाँ-जहाँ साइन करवाना है मेरे से करवा लें। वो कहता है बस ठीक है, तू अपना घर बसा चुप करके। इससे साइन वगैरह करवाते हैं, जो कुछ भी करवाना था वो करवाते हैं, और उसके बाद आमना चली जाती है वापस। ज़ैन 1 माह, तकरीबन 1 माह आमना के साथ रहता है, और जब वो लास्ट हियरिंग होती है जिसमें ये केस ख़त्म होना था, ठीक है। वो केस ख़त्म होता है, आमना ब्लॉक होती है और ज़ैन गायब हो जाता है। ज़ैन फरार हो गया। ज़ैन फरार। अब इसका जो ससुर है वो इसको कहता है कि तुम यहाँ अकेली कहाँ रहोगी? उसकी जो पहली बीवी है, उस वो जो तुमने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसका घर ख़राब हो रहा है, उसके घर में बड़े मसाइल बने हैं, वो उन चीज़ों को सेटल कर रहा है। तुम्हें मैं अपने एक दोस्त के पास छोड़ देता हूँ, तुम तब तक वहाँ रहो। एक दोस्त के पास जाता है, उसके 4 बेटे होते हैं, मियाँ-बीवी हैं, 4 बेटे हैं, वहाँ पे रहती है, और वो कहती है कि यहाँ पर तो अपने ससुर को कहती है, "अब्बू जी, इधर तो कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं कैसे रहूँ? उनके बेटे हैं।" अब उनको ससुर क्या कह रहा है, "हमारी तरफ से ये फ़ारिग है, तुम लोगों ने भी जो करना है कर लो।" ससुर कह रहा है, ज़ैन ससुर का कह रहा बाप। है। बहू के बारे में कह रहा है, चाहे ठीक या नहीं, आपके बेटे ने चाहे फ़र्ज़ी कुछ भी किया, चाहे ड्रामा ही किया, आपके बेटे ने 2 साल रखा ना, आपका बेटा उसके साथ ताल्लुकात में था ना, आप किसी की भी बेटी को इस तरीके से कह रहे हो। वो कहते हैं कि लड़की को, आमना को कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चली जाना, ये लोग तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, इन्होंने सिर्फ वो केस ख़त्म करवाना था, तुमने बयान भी फिर इनके हक़ में दे दिया, तो बेहतर है कि तुम चली जाओ, यहाँ पर हम हमारे लिए तुम बेटी हो, तो तुम चली जाओ। अपने ससुर को बार-बार कहती है मुझे ज़ैन से मेरी बात करवाएँ, वो कहता है मुझे ज़ैन समझ ले। ससुर कह रहा है मुझे ज़ैन समझ ले, ज़ैन समझ के मुझसे जो मर्ज़ी बात कर ले। वो कहती है वो मेरा शौहर है, मैंने उसके साथ जो बात करी तेरे साथ कैसे कर लूँ? तू मेरे बाप की जगह। कहता नहीं, वो चला गया, वो अपनी पहली बीवी के मामला था, हमारे घर में बड़े मसले मसाइल तेरी वजह से आए हैं, वो चला गया, उसने नहीं आना। ये लड़की समझ जाती है। अब ये लड़की अपनी एक दोस्त है उसके पास रह रही है, और इसके जो भी मेडिकली इसके साथ इश्यूज हुए वो बहुत स्वेयर हुए। जो इसको फायर लगा वो बहुत स्वेयर इसको लगा, और यकीन करो कि वो लड़की मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रही है, और वो लड़की 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुई, रोई है वो। उसको मैंने एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं देखा, उसकी आंखों से आंसू मुसलसल जारी थे। और तकलीफ इस बात की है कि बार इन चीज़ों को सामने लाते हैं कि नौकरी का झांसा, अच्छे नंबरों का झांसा, शादी का झांसा, मोहब्बत का झांसा देकर लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। लड़कियां सुनती हैं कि ट्रैप हो रही हैं, उसके बावजूद भी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी वो वीडियोस भी बन जाती हैं, तस्वीरें भी आ जाती हैं, ताल्लुकात भी बना लेती हैं, शादियां भी नहीं होती, फिर भी ये सब कुछ होता है। अब आमना दोबारा उसके खिलाफ बयान दे रही है, रिकॉर्ड मैंने भी किया, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ किया, लेकिन अब क्या फ़ायदा? एक बार बयान दिया, आपके हक में चीज़ें हुई, दूसरी बार आपने बयान चेंज कर लिया कि मैंने प्रेशर में किया, अब तीसरी बार आप दोबारा
तो ये मजाक बन गया ना। फिर वो जो कानून के रखवाले हैं वो भी कहेंगे कि जी ये तो मजाक इसने कानून का बना लिया ना। ज़ैनब कहाँ है आमना को नहीं पता। आमना अब घर की भी नहीं रही, घाट की भी नहीं रही। वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो बेचारी माँ से भी गई, वो अपने बहन-भाइयों से भी गई और वो उस ज़िंदगी को याद करके इतना रोती है। वो कहती है वो एक बुरा वक़्त था जब मैं इसके पास नौकरी के लिए चली गई। और मैंने कहा बुरा वक़्त ये नहीं था, बुरा वक़्त ये था कि जब तुम एक बुरे इंसान को राहे रास्त पर लाने की कोशिश कर रही थी कि अच्छों से तो सभी काट लेती है, मैं बुरे से काट लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। एक मर्द आपको हर तरह का कोई ना कोई झांसा दे सकता है, आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर सकता है, इससे आपने खुद बचना है। कोई भी मर्द आपको खुद से नहीं कहेगा कि बच जाओ, आपने खुद ही बचना है। अब इन फ्यूचर आमना के साथ क्या होता है, हमने उसको हर मुमकिन कोशिश की समझाने की कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। 40-50 हज़ार कमाती हो, ये तुम्हारी ज़ात के लिए तो इनफ है। तो कमाओ और खाओ और अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। लेकिन वो जो कहते हैं ना दिल पर दाग लग जाए ना तो वो धुलते-धुलते उनको वक़्त लगता है। तो देखें अब क्या होता है आमना के ठीक है। साथ। अच्छा मैम, जो आमना जैसी लड़कियाँ हैं जो मोहब्बत के झांसे में आके अपनी फैमिलीज़ को छोड़ जाती हैं, बाज़ घरों से भाग जाती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो यही पैगाम हमेशा से देती हूँ कि आप लोगों का सबसे बड़ा जो लॉयल रिश्ता है वो आपके घर वाले हैं, आपके माँ-बाप हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हो, कोई भी ऐसा आपका बाहर रिश्ता आप किसी के साथ जुड़ जाते हो किसी रिश्ते में, सबसे पहले अपनी माँ के साथ उसको डिस्कस ज़रूर करो। माँओं को अपनी बेटियों को इतना एतमाद में ज़रूर रखना चाहिए कि बेटियाँ कंफर्टेबल होकर एक कंफर्ट ज़ोन में अपनी माँ से हर बात कर सकें कि अम्मी फलाना है, मेरी उससे बात हो रही है, आप उससे मिलकर देख लें अगर आप वाक़ई शादी के लिए इंटरेस्टेड हो। कोई अगर आपको नंबरों का झांसा दे रहा है, आपने देखा है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे मेल सर हैं वो झांसा देते हैं कि मैं तुम्हें अच्छे नंबर दूँगा, तुम मेरे साथ इस तरह का कोई ताल्लुक बना लो, तो ये एक कल्चर बन चुका है और हम इस चीज़ को बार-बार दिखा रहे हैं, तो खुदारा आप लोग अपनी इज़्ज़तों के साथ ना खेलें, अपने घरवालों को एतमाद में लें और ये मोहब्बत वग़ैरह कुछ नहीं होती। जिसने आपको मोहब्बत का कहना है ना, तो उसने आपको ताल्लुकात का झांसा नहीं देना, उसने आपको निकाह का देना उसे है। निकाह करना तो शादी उसने करनी है। आपको कहना है कि मेरे साथ निकाह करो, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने तुमसे निकाह करना है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो आ जाओ फलानी जगह पे मेरे साथ चलकर बैठते हैं ये। वो आपको डायरेक्ट ये कहेगा कि बीबी मुझे अपने घरवालों से मिलवा और मेरे घरवालों को तेरे घरवाले आकर मिले और हम लोग शादी करते हैं। वो कभी नहीं कहेगा कि आओ हम फलानी डेट पर चलें और हम फलानी डेट पे चलें। तो लड़कियों को ये समझना होगा, अब वो वक़्त नहीं है, वो जहालत वाला वक़्त गुज़र गया कि भाई मैं तो बातों में आ गई, नहीं लड़कियाँ इतनी मासूम हैं। ये लड़कियाँ जो है ना पहले हर चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और बाद में जब लड़का जो है आँखें बदलता है ना तो ये उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देती हैं अब। तो ये मामला जो है ना जो लड़कियों के लिए अगर अच्छे कानून बन ही गए हैं ना तो उसका फ़ायदा लें, ना कि उसको गलत तरीके से किसी का मुस्तकबिल तबाह करने पर लगाएँ। ठीक है। अच्छा, एक इश्यू फैमिली की तरफ से भी होता है, अगर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़की मामा को, फैमिली को, किसी को बता देती है कि मैं फलाँ को पसंद करती हूँ, तो मामा उसके ऊपर दबाव डालती है कि नहीं तेरा रिश्ता फूफी वाली होना है, खाला वाली होना है। मैं खुद माँ हूँ, अगर मेरी बेटी मुझे कहेगी ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं उससे मिलूँगी ज़रूर जिसको मेरी बेटी पसंद करती है। और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि मेरी बेटी को जिस तरह से मैंने पाला है, जो-जो आसाइशें मैंने अपनी बेटी को दी हैं, इन फ्यूचर मेरी बेटी जिसके घर ब्याह के जाए वो तमाम चीज़ें मेरी बेटी को मिलें। ये मेरी नहीं, ये हर वालिदैन की जिन्होंने अपने बच्चों को जैसे रखा होता है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे आगे भी वैसे ही रहें, स्पेशली बच्चियाँ। अब अगर मुझे लगेगा कि मेरी बेटी को वहाँ पे वो आसाइशें नहीं मिलेंगी, मैं अपनी बेटी को हर तरह से मुतमिन करने की कोशिश करूँगी। और जिन बेटियों और माँओं का रिश्ता ऐसा होता है ना कम्फर्ट ज़ोन वाला, वहाँ पर बेटियाँ माँओं को समझती हैं और वहाँ पर माएँ बेटियों को समझती हैं और वहाँ पर बेटियाँ ऐसी कोई गलती करती नहीं हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर इन केस कोई ऐसा आपकी बेटी की ज़िंदगी में आ भी गया है, तो आप अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर चीज़ें क्लियर करके दिखा सकती हैं। यही तो दोस्ती होती है माँ-बेटी की, कि बाहर के दोस्तों से बेहतर जो मशवरा माँ अपनी बेटी को दे सकती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ-बेटी की दोस्ती जो है वो गहरी होनी चाहिए। क्योंकि बेटी ने हर चीज़ डिस्कस करनी है। जो मशवरा आप अपने दोस्त से माँग रहे हो, वो अगर आप अपनी माँ से माँगोगे तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए अच्छा मशवरा होगा और आप उसको मानोगे भी। तो ये रिश्ते की मज़बूती होती है, ये रिश्ते की वो लॉयल्टी होती है कि जो आप ट्रस्ट करते हो, और ये माँ-बेटी के रिश्ते में लाज़मी होना चाहिए। अच्छा मैम, लास्ट केस है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। 14 साला मिसबा है पिंडी की, घर से बोतल लेने जाती है और फिर वापस कभी भी नहीं आती। ऐसे ही। इस केस के बारे में हमें बताएँ। बिल्कुल, ये लड़की अपने घर से बोतल लेने के लिए जाती है और घर से कुछ ही कदम के फ़ासले पर जाती है बोतल लेने के लिए। और ये पहली बार नहीं जाती है, आती-जाती रहती है, बच्चियाँ आती-जाती रहती हैं। लेकिन 14 साल की बच्ची कोई ऐसी बच्ची नहीं है कि जिसको कोई चॉकलेट का, जिसको कोई कैंडी का लालच देकर
इस तरह से उसको ले जाए, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में है। तो ये एक केस बहुत हाईलाइट इस वजह से हुआ कि 14 साल की लड़की को बेहिला फुसला के तो नहीं लेकर जा सकता। ये लड़की घर से जाती है तकरीबन 7:30 बजे, वापस नहीं आती। कुछ टाइम गुजरता है, इस लड़की की फुप्पो जो है, इस लड़की के जो बाकी घर वाले हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाके एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी बच्ची इस तरह से घर से निकली, वापस नहीं आई। पुलिस जो है, उस दिन शदीद बारिश हो रही थी वहाँ पर, पुलिस फ़ौरी तौर पर डाला वगैरह लेकर आती है। जितने भी इर्द-गिर्द की जगह हैं, उन सब जगहों पर तलाश करती है, मिसबा कहीं पर नहीं मिलती। अब पुलिस उस रात चली जाती है। ये दिन होता है जुमेरात का। जुमेरात का 7:30 बजे शाम को ये जाती है। उस जुमेरात की पूरी रात जो है, पुलिस कोशिश करती है कि हर नज़दीक जगह पे जहाँ पर पुलिस को शक होता है, ढूँढे, नहीं मिलती। जुम्मे का दिन भी गुज़र जाता है। जुम्मे के दिन भी इसी तरह से मिसबा को तलाश किया जाता है, इर्द-गिर्द तमाम जगहों पर, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पर नहीं मिलती है। इनका जो वालिद है, वो कहीं दूर काम करते हैं रोज़गार के लिए, वो भी आ जाते हैं, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मिसबा गई तो गई कहाँ? हफ्ते वाले दिन सुबह तकरीबन 6 बजे इनके घर का दरवाज़ा नॉक होता है, क्योंकि इर्द-गिर्द लोगों को पता होता है कि भई फलाने दी कुड़ी नहीं लभदी पई। वो जब दरवाज़ा नॉक होता है तो कहते हैं कि आरडब्ल्यूएमसी, जैसे लाहौर में एलडब्ल्यूएमसी है, वहाँ पर ये जो कूड़े के कंटेनर पड़े होते हैं रोड्स पर, आरडब्ल्यूएमसीज़ के, उनके पास वो रोड पर इकट्ठे 3 से 4 पड़े हैं। उनके पास एक चीनी की बोरी होती है व्हाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, छोटी बोरी होती है ज़रा। मिसबा की हाइट उसकी फुप्पो के मुताबिक 5.3 या 4 है। एक अच्छी हाइट है ये। अब वहाँ पर कहते हैं कि एक बोरी में लड़की की लाश है, आप लोग आके शिनाख्त करें, आपकी भी तो बच्ची नहीं मिल रही है। अच्छा, घर वाले फ़ौरी तौर पर भागते हैं। उसको, बोरी को ऊपर से काटा जाता है, खोला जाता है, पुलिस भी मौके पर मौजूद होती है। जब खोला जाता है तो मिसबा जो है उसमें मौजूद होती है, और मिसबा को समझ से बाहिर है कि मिसबा को कैसे इकट्ठा किया गया, कैसे मिसबा को फ़ोल्ड किया गया और उस चीनी की बोरी में डाल दिया गया। लोग कहते हैं काट दिया गया, टुकड़े कर दिए गए। उसको ना काटा गया, ना उसके टुकड़े किए गए, वो लड़की को वैसे ही फ़ोल्ड किया गया। ये बहुत मुश्किल है। आपको देखो, ये जो गंदुम और चावल की बोरियाँ होती हैं ना, ये और तरह की होती हैं। ये जो चीनी की होती हैं, ये और तरह की होती हैं। इनका वो फैब्रिक और तरह का होता है, इनका साइज़ और तरह का होता है, और उसमें एक 5'4" आप लड़की जो जिसकी हाइट इतनी है, उसको आप कैसे फ़ोल्ड करके उसमें आप कर सकते हो और ऊपर से बाँध भी देते हो। उसको ख़ैर खोला गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रास्ते में जो मिसबा की फुप्पू है, उसने अपनी भतीजी को देखा, उसके पूरे जिस्म पर जलाने के निशान थे, सिगरेट से जलाया गया था। उसके चेहरे पर सिगरेट के निशान थे, उसके जिस्म पर काटने के निशान थे, कि उसको किसी ने बड़े बुरे तरीके से दरिंदगी की, किसी ने उसके साथ फिर उसको अज़ियत देता रहा, सिगरेट से जलाता रहा, उसके जिस्म पर काटता रहा। 14 साल उसकी उम्र है। उसके बाद उसको इस तरीके से मारकर, गला दबाकर, उसको फंदा लगाकर उसको मारा गया, और उसको इस तरह से इकट्ठा करके, पता नहीं उसने कैसे इकट्ठा किया होगा उसको, उसको फेंक कर चला गया कूड़े के ढेर के पास। पोस्टमार्टम में आता है कि उसके साथ एक बार नहीं बल्कि पूरी रात और पूरा दिन उसके साथ ज़्यादती की गई, कई बार की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आ गया। उसके बाद जब उसकी बॉडी क जब उसको गुस्ल दिया गया, उसकी फूफो, उसने कहा बड़ी प्यारी वो बच्ची हमारी, और उसके पूरे यहाँ पे मुँह पर जगह-जगह पर सिगरेट जलाकर बुझाया गया। और उसका बाप कहता है मेरी बेटी के चेहरे पर ना थप्पड़ों के निशान थे, और मेरी बेटी के नाक पर कोई चीज़ मारी गई थी। मेरी बेटी का ना, जैसे किसी को आप मारो बहुत ज़ोर से और उसकी नाक पर निशान पड़ जाए। कहता है मेरी बेटी को पहला जो अटैक है ना, वो उसकी नाक और थप्पड़ों से किया गया, और वो मेरी बेटी के मुँह पर पूरे-पूरे निशान थे हाथों के। ख़ैर, मिसबा की जिस तरह से भी आखिरी रसूमात होती हैं, वो तो हो गई। उसके बाद पुलिस, उसके बाद मीडिया, उसके बाद जितने भी हमारे आला अफ़सरान हैं, वो तमाम लोग उनके घर पहुँचे। जिस तरीके से कूड़े के ढेर से मिसबा मिली, उसकी वालिदा सवाल करती है, उसकी फूफो सवाल करती है, वो कहती है कि मैं इतने कद काठ की हूँ, तो मुझे कोई मार के इस तरह से मुझे कोई फ़ोल्ड कर सकता है? मुझे कोई इस तरह से समेट सकता है कि मुझे बिल्कुल इतना सा कर दे? ठीक है, एक 5 केजी, चलो 10 केजी की भी हो, तो उसमें भी मुमकिन नहीं है किसी इंसान को इस तरह से। उसने कहा उसने मेरी भतीजी के साथ इतनी दरिंदगी की कि उसके जिस्म को हाथ लगाते हुए ना हमें खौफ आ रहा था। इतना उसके जिस्म को काटा गया था कि खून
जो है ना उसके जिस्म में से जगह जगह से निकला हुआ था, तो वो करने वाला कौन था? मतलब किसको इतनी हवस थी? अब मिसबा अपने घर से निकली है कुछ कदम के फासले पे, तो इसका मतलब है कि उसी सराउंडिंग उसी में है एरिया कोई। में कोई ना कोई हरकत हुई वहां है। पर या तो कोई बहुत पहले से मिसबा पर नजर रख के बैठे है कि वो चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से मिसबा को कभी भी बहाना मिले, मौका मिले, मैं इसको काबू करूं, या फिर कोई ऐसा शख्स था कि उस वक्त वो किसी ऐसी कंडीशन में था, कोई ऐसे हैवी नशे में था, या किसी कोई हवस उसके सर पर ऐसी सवार थी कि उसने देखा ही नहीं। अब ये मिस्बा को अगर किसी तरीके से लेकर गया है, तो मिस्बा ने शोर तो किया होगा। वो 14 साल की लड़की है, वो किसी की बातों में तो नहीं आकर जा सकती, या उसको कोई बहला-फुसलाकर, या उसको कोई कहे कि फलानी जगह पे तुम्हारी अम्मी खड़ी है, वो तुम्हें, ऐसा मुमकिन नहीं है। 14 साल की बच्ची अक्ल रखने वाली बच्ची है। वो किस तरह से इसके साथ चलेगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है। अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अरेस्ट किया गया हो। ठीक है। मिसबा केस में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके ऊपर ये पुलिस 100% कह सके कि इसने मिसबा के साथ किया। किसी एक ने किया, किसी 2 ने किया, किसी 3 ने किया। अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिसबा के साथ बहुत बार उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो किसी एक ने बनाया, या वो डीएनए की रिपोर्ट्स आएँगी उसके बाद पता लगेगा कि किसी एक ने किया या 2-3 लोगों ने किया। लेकिन बच्ची तो वापस नहीं आएगी, सब कुछ हो जाएगा। कसूर में ज़ैनब केस हुआ था, बहुत हाइलाइट हुआ था, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो लोगों लोगों में एक एतमाद आया था कि इंसाफ मिलेगा, इस तरह के केस में इंसाफ मिलेगा। लेकिन उसके बाद कई ज़ैनब आकर गुज़र गई, कई आई हैं उसके बाद। किसी एक के मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिली, किसी एक को कुछ नहीं हुआ। मैंने एक केस किया था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हाफ़िज़ाबाद में एक समन नामी बच्ची थी, कम से कम उसकी उम्र 2.5 से 3 साल होगी। उनके हवेली होती है गाँव में जो, जहाँ पर इनके माल-मवेशी होते हैं, उनको जो खुराक दी जाती है, वो आदमी वो काम करता था। अ, पट्ठे डालना कहा जाता है उसको, पट्टे पंजाबी, डालना। वो वही एग्ज़ैक्ट यही उनके अल्फ़ाज़ थे। तो वो समन जो बच्ची थी, वो उनका, वो हवेली में वो आदमी काम करता था। उस बच्ची को ट्रैप कर उस बच्ची को लालच देकर मस्जिद में ले जाया जाते। मस्जिद में एक कमरा होता है जिसमें मस्जिद की सजावट का सामान पड़ा होता है। जब भी कोई ऐसा दिन आता है कि मस्जिद को सजाया जाए, तो वो सामान में, वो कमरे में वो सामान था। उस कमरे में उस बच्ची के साथ मस्जिद के अंदर, मस्जिद की चारदीवारी के अंदर उस बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है। वो 2.5-3 साल की बच्ची है, और उस बच्ची को पकड़कर दीवार पर पटका जाता है। पकड़ा मारा, उस बच्ची के दाँत टूटते हैं, उस बच्ची का सर दीवार पे मारा जाता है, उस दीवार पर उस बच्ची के खून के निशान होते हैं। मस्जिद के अंदर ये सब कुछ हुआ था, ठीक है? हम लोग मुसलमान कहलाने के काबिल हैं? हम लोग दूसरों के मज़हब पर इतने फ़तवे जारी कर देते हैं, हम लोग दूसरों की कोई बात हो, हम इतना कुछ, हम लोग लिबास पर इतनी बातें कर लेते हैं, हम लोग बगैर पर्दे के घर से निकलने पर इतनी बातें करते हैं, हम इस पर क्यों नहीं करते? ये मुसलमानों वाले काम है। मस्जिद एक आपकी इबादत की जगह है ना, तो मस्जिद का तो तकद्दुस, मस्जिद के पास से गुज़रो, सर पे दुपट्टा लो, अज़ान की आवाज़ है, सर पे दुपट्टा लो। मस्जिद के अंदर करने वाले के साथ आप क्या कर रहे हो? मस्जिद जो है उस बच्ची को उसने वहीं पे ख़त्म किया। जो समन है वो ख़त्म हो गई वहीं पे, वो क्या ही बर्दाश्त करती। वो तो ज़्यादती के वक़्त ही मर मर चुकी होगी। इस डर से कि किसी को बताए ना थोड़ी स्टेबल होकर, तो उसने इसको जान से मार दिया। फिर मसीह उसी सेहन से गुज़रा है वो, ठीक है? जहाँ पर नमाज़ी नमाज़ पढ़ते हैं, वो वहीं से गुज़रा है। वहाँ से ले जाकर एक खिड़की खुलती है पीछे खेतों में। उसने उस खिड़की को खोल के वहाँ पर समन को फेंका। फिर मस्जिद के दरवाज़े से वो बंदा खुद बाहर गया, और वहाँ पर उसने एक गड्ढा खोदकर समन को उसमें डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर जानवर समन को नोच खाते। वो ऐसी ज कोई उसने प्रॉपर तदफ़ीन नहीं की कब्र बनाकर, एक गड्ढा खोदकर उसमें समन का आधा हिस्सा गड्ढे के अंदर था, आधा उसका बाहर था। उसके घरवालों ने जब उसको तलाश करना शुरू किया, उसकी बहन थी, मैं आपको तकरीबन 2.5-3 साल से भी तकरीबन हो गया है। उसकी बहन थी रिदा। उसकी बहन के साथ मेरा तकरीबन 1.5 साल राब्ता रहा। ये ऐसा केस था कि हम लोग करने के बाद मैं वापस आई, तो मैं इस सोच में पड़ गई कि मैं तो केस करके आ गई हूँ, उस बच्ची का क्या बनेगा? मैंने तो वीडियो अपलोड कर दी, लोगों ने देख ली, लेकिन इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करता है? उन माँ-बाप की, उस बाप की जो एक तसल्ली है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है? उस बहन के आँसू कहाँ गए? मैं करके आ गई और बस बात ख़त्म हुई। फिर मुझे था कि ये जितनी देर हाइलाइट रहेगा, ये तब तक ही चलेगा। उसके बाद ये नहीं चलेगा। फिर मैंने उनकी बहन के साथ मुसलसल में राब्ते, मेरी आदमी तो पकड़ा गया वो। फिर हम लोगों ने पूरे-पूरे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए लाहौर में उसके। फिर हम लोग हाफ़िज़ाबाद जाते थे।
उस प्रोटेस्ट करते थे, लोग ज़्यादा इकट्ठे होते थे। जिस दिन हियरिंग होती थी कि प्रेशर रहे कि इनके पीछे है, क्योंकि वो ऐसे नहीं थे, वो बच्ची ईद थी नज़दीक, वो बच्ची चूड़ियाँ और मेहंदी का शौक लेकर इस दुनिया से चली गई। अपने बाबा को उसने आखिरी बार जो कॉल की थी, उसने कहा था, "बाबा शहर से मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आना।" उसकी बहन वो चूड़ियाँ पकड़ के बैठी होती थी और वो इतना तकलीफ़देह केस था हमारे लिए। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक वो केस चला और 1.5 साल बाद जब लास्ट हियरिंग थी, तो मेरी उसकी बहन रिदा से बात हुई और मैं उसकी बहन को एक ही तसल्ली देती रहती थी कि रिदा सब ठीक हो जाएगा, रिदा समन को इंसाफ मिलेगा। वो लोग एक बार भी सुलह की तरफ नहीं आए कि हम लोग सुलह करें और एट द एंड उसको सज़ाए मौत की उसको सज़ा सुनाई गई और उस दिन उसकी बहन की मुझे कॉल आती है कि आपी हम जीत गए। ये वो अल्फाज़ थे कि जिन्होंने एक सुकून दिया कि भई कहीं न कहीं अगर आप मद्दई स्ट्रॉन्ग हो ना और अगर आप हार नहीं मानते या आप इस चीज़ से तंग नहीं आ जाते कि लोग तो दिनों में तंग आ जाते हैं। उन्होंने 1.5 साल इंतज़ार किया एक इस अल्फ़ाज़ का कि सज़ाए मौत है। और उसके बाद जब उसने मुझे कॉल की ना तो उसने कहा आप ही आपकी बड़ी एफ़र्ट थी इसमें। मैंने कहा ये सब अल्लाह के काम थे, हमारा कोई काम नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि समन को इंसाफ़ आया। 1.5 साल बाद उस बच्ची को भी सुकून आया होगा कि मेरे साथ ये दरिंदगी करने वाले को आज सज़ा हुई। अब उसको सज़ाए मौत हो गई। उसके बाद भी बड़े मामलात होते हैं, आपको पता है? सज़ाए मौत के बाद भी ये भी टल जाती होती हैं। ऐसे ही है। ठीक है? अल्लाह करे कि वो उसको सज़ाए मौत हो और अल्लाह करे कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए, जिस तरह ज़ैनब केस था, जिस तरह ये समन केस था। इस तरह के तमाम केसेज़ में जो है ना, फ़ौरी तौर पर फ़ैसला हो जाना चाहिए, फ़ौरी हो जाना ऐसे चाहिए। ही। ज़ैनब केस में फ़ौरी हुआ था, चंद दिनों के अंदर-अंदर हुआ था। तो इस तरह के केसेज़ में और एक ससुराल वालों के केसेज़ में मैं कहती हूँ फ़ौरी फ़ैसला हो, मेरिट पर फ़ैसला हो और जितनी जल्दी हो सके ये फ़ैसला हो जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत बने कि भई हमने ये करना है। ये ज़मानतें हो जाती हैं, केस ख़त्म हो जाते हैं, केस चलते रहते हैं, कइयों की बेटियाँ चली जाती हैं, किसी की बहन चली जाती है, केस चलते रहते हैं, उससे तो वापस नहीं आना। फ़ौरी तौर पे फ़ैसला और इस केस में मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं होनी मद्दई चाहिए। चाहे भी ना, तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि किसी की भी बेटी, बहन के साथ इस तरह करने वाला 100 मर्तबा सोचे कि माफ़ी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी वीडियो से किसी एक बच्ची को इंसाफ़ मिल गया, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको इंसाफ़ नहीं मिलता, क्या वो आपके साथ राब्ता कर सकते हैं? हमारे साथ तो बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। अब शायद अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुँचाया है कि हम लोग कभी किसी के काम आ सकें और बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। और ये नहीं मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि यार हम बाद में भी राब्ते में रहें। ठीक है। ये नहीं कि बस यार रिकॉर्ड करके चलो यार अपने तो व्यूज़ लइए, वो चक्कर नहीं है। कोशिश होती है यार राब्ते में रहें, पूछते रहें। अभी भी एक फैमिली है उकाड़ा की और वो अभी तक तकरीबन 2 साल हो गए हैं, वो अभी तक मेरे साथ राब्ते में हैं। ठीक है। वो अभी तक वो फैमिली मेरे साथ राब्ते में है, तो कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से चलो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट उनको तसल्ली दिए रखें कि सब ठीक हो जाएगा। किसी का डूबते को ना तिनके का सहारा ही बहुत होता है, तो जब कोई तकलीफ़ में हो ना या जब कोई मुश्किल में हो, आपके मोहब्बत के, आपके तसल्ली के 2 लफ्ज़ ये कि अगर आपको अगला समझ रहा है ना कि आप उस मुकाम पर हो कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, तो आप उसको 2 लफ्ज़ तसल्ली के दे दोगे ना कि सब ठीक हो जाएगा, वो इतने में खुश हो जाता है। वो इतने में मुतमिन हो जाता है कि यार मेरे नाल कोई है। कोई भी मसला होया ते मेरे नाल खड़े ने, तो ये ठीक है। सहारा बहुत होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।